सर आपकी स्टोरी मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। बहुत सारे जो सरफेस लेवल पे जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मनीष भटनागर जी का कोर्ट मार्शल हुआ था कारगिल वॉर में। जी। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपनी स्टोरी बताएं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। मैं अपने एनडीए डेज से अगर आप पूरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आई जॉइंड एनडीए एट प्रिसाइजली एट द एज ऑफ 16 years 8 months एंड आई वाज द यंगेस्ट इन माय कोर्स एज आई बिलीव। मेरा 111 GR में कमीशनिंग हुआ था, जो कैप्टन मनोज पांडे की जो यूनिट है, और जिसमें पीवीसी कैप्टन मनोज पांडे, यू वुड नो, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव हैं, अशोक चक्र अवॉर्डी। तो वहाँ मैंने 3 साल सर्विस करी है। और उसके बाद में जब मेरी कमीशनिंग हुई थी तो पैरा की वैकेंसी नहीं आई थी। सो दैट इज़ हाउ आफ्टर 3 years आई ऑप्टेड फॉर 5 पैरा विच इज़ नाउ स्पेशल फोर्सेस। उसके बाद मैंने पैराशूट रेजिमेंट, मेरा प्रोबेशन हुआ था, एंड उसके बाद में आई क्लियर्ड दैट प्रोबेशन एंड आई वाज सिलेक्टेड इन 5 पैरा फॉर एज अ यूनिट ऑफिसर। ये कब की बात है? 5 पैरा मैंने 1995 में ज्वाइन की थी और 92 की मेरी कमीशनिंग। तो 1997 से मैं थोड़ा सा एक लिंक आपको शुरू करना चाहूँगा कि उस समय मेरी आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस समय मेरी यूनिट सियाचिन मूव करने के लिए स्लेटेड थी। तो मैंने फिर जो एमए इंटरव्यू के दौरान जो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी यूनिट के साथ सियाचिन जाना चाहता हूँ, रादर देन सर्विंग एज एडीसी टू हिज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर मैं सियाचिन में मैंने 3 बार मैं ग्लेशियर चढ़ा हूँ, 1 बार रेकी के लिए और 2 बार मैंने टेन्योर्स किए हैं। तीसरे टेन्योर में कुछ एक मैंने जो कारगिल इंट्रूजन्स जो ऑफ विजय में 0.5770 है वो मैंने ऑब्जर्व किए थे। अब आपने मेरे से जो मूल सवाल पूछा था कोर्ट मार्शल का, सो एक्चुअली जिस वक्त ये कारगिल इंट्रूजन ऑफिशियली डिक्लेयर हुए, बटालिक के जैसे बोलते हैं कि मई 99 में पहली बार डिटेक्ट हुआ, तो एक्चुअली ये पहले डिटेक्ट हो चुके थे बाय दी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर्स हु वर प्रेजेंट ओवर देयर। और मेरी खुद की फरवरी 99 की जो एनिमी एक्टिविटी की रिपोर्ट है, जिसमें 26 जनवरी को हमारे 5 जवान जो थे उनकी कैजुअल्टी हुई थी, जिसमें से एक फेटल थी, जेसीओ थे, तो ही डाइड। एंड वो 0.5770 से डायरेक्टेड फायर था, बिकॉज अदरवाइज जिस लोकेशन पे वो थे उस पर कोई एनिमी की विजिबिलिटी अदर देन 0.5770 नहीं हो सकती थी। ये जो NJ9842 है, जो AGPL कहलाता है, वहाँ पे ये है और ये बहुत डोमिनेटिंग फीचर है। ये लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आसपास डोमिनेट करता है। यहाँ अगर आप बैठ जाएं तो आप लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एनिमी को कंट्रोल कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर था आपके सिचुएशनल रिपोर्ट जो आपने फाइल की 26 जनवरी को, राइट? हाँ, ये एक्चुअली इसका जो ऑब्जर्वेशन था वो लगातार हम लोग वहाँ पे उस बोल में जो 5770 के नीचे उसके दोनों शोल्डर्स थे वो हमारे पास थे, और नीचे बोल की लोकेशन थी जहाँ से इनको फीड होती थी ये सारी लोकेशंस। तो वहाँ पे बोल में हम लोग डे मूवमेंट नहीं कर पाते थे, एनिमी फायर आता था। तो बहुत बार कोशिश करते थे कि पता लगाने की कैसे ये हो रहा है, क्योंकि जब मैं मूव इन किया, जब मैंने टेक ओवर किया तो 5770 वाज टोल्ड टू बी अ वेकेंट एरिया। तो वहाँ जाके जब मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर देन बिकॉज होता ये है कि जैसे इट इज़ पीक ऑफ विंटर, तो बहुत ज़्यादा स्नो होती है और उसके अंदर एनिमी की प्रेजेंस डिटेक्ट करना, क्योंकि वो दिन में वो भी मूव नहीं करेगा, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाएगा। और जो रॉक फेस के ऊपर जो स्नो आपको दिखेगी, वो उसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है, काइंड ऑफ वाइट एंड ब्लैक, जो नेचुरल इस तरह की कैमोफ्लेजिंग नेचुरली हो जाती है कि आपको दिखेगा नहीं अगर कोई आपको फुटस्टेप्स नहीं दिखते या उनकी आपको लिंक नहीं दिखती, और वो भी बहुत जल्दी स्नोफॉल होती है और कवर हो जाता है सब कुछ। एंड जितनी भी पीक्स होती हैं, आप वैसे भी नेचुरली ऑब्जर्व करेंगे कि जो हाई पीक्स होती हैं, जो बहुत डोमिनेटिंग हाइट्स होती हैं, उन पे हमेशा एक बार आप देखेंगे क्लाउड रिंग या क्लाउड कवर होता है। सो दैट्स अ नेचुरल एंड एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन। सो नॉर्मली यू विल फाइंड कि दोज प्लेसेस आर, उनमें कुछ ना कुछ हेज रहेगी, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो मेरे से पहले वो किसी ने भी वहाँ पे स्पॉट इस तरह से कई बार कैजुअली रिपोर्ट हुआ है, बट जो इस तरह का एक बंकर फाइनली मैंने 9 फरवरी को स्पॉट करके अपने सीओ कर्नल ए के श्रीवास्तव को रिपोर्ट की थी। एंड वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बाद में ड्यूरिंग माय ट्रायल
जो मेरा GCM हुआ था उसमें इस चीज़ को एडमिट किया था कि मेजर भटनागर ने, कि मेरा ये कंटेंशन था कि एनिमी एज अ परमानेंट पोस्ट, जबकि मैंने उनको एक बंकर रिपोर्ट किया था क्लियरली कि सर देयर इज़ अ बंकर एंड आई हैव सीन द पर्सन क्लीनिंग द स्नो मे बी इन फ्रंट ऑफ हिज फॉक्स होल, या जहाँ से वो देखता होगा। तो मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि कितनी दूर थे आप जब आपने ये नोटिस किया? वो पॉइंट वो हमारे पास होना चाहिए था, वो राइट 5770 एक्चुअली AGPL पे वो हमारे पास एक तो होना भी चाहिए था और वो डोमिनेटिंग फीचर भी था। अगर वो बाई चांस हमारे पास नहीं भी था, द क्वेश्चन इज कि जिस वक्त जो बाद में जैसे चीज़ें निकल के आई तो एनिमी के वो एक मेजर ऑफेंसिव का नॉर्दर्न मोस्ट टिप निकला फाइनली, और वो पूरे ऑपरेशन का सबसे ऊंचा हाइट था जिसको उसने सबसे पहले शायद पकड़ा होगा जनवरी में, इन द सेंस कि उसने सबसे पहले दिसंबर में किया या जनवरी में किया, बट आई कुड डिटेक्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम कि मुझे, क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे कि विंटर्स के जस्ट पहले ये लोग ऑक्यूपाई करते हैं कि जब कट ऑफ होने वाला होता है तो अपना स्टॉकिंग वगैरह कर ली सब और जाके बैठ गए ताकि उस पर कोई इस तरह की एक्टिविटी ना। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी, दिक्कत कहाँ पे आती है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे ट्रायल के दौरान कर्नल श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने ब्रिगेडियर PC कटोच, दो तत्कालीन सियाचिन ब्रिगेड के 102 ब्रिगेड एरिया के ब्रिगेड कमांडर थे, उनको ये सूचना उन्होंने दी थी, और उनका कर्नल AK श्रीवास्तव के स्टेटमेंट के अनुसार जनरल बधवार को भी उन्होंने ये बताया था कि ये दिस इज व्हाट दिस ऑफिसर इज रिपोर्टिंग। तो आपकी जो सिचुएशनल रिपोर्ट थी 9 फरवरी की, वो आप कह रहे हैं कि जो ट्रायल में बताया गया है वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाई गई थी, एटलीस्ट कोर कमांडर लेवल तक? नहीं, जो देखिए मेरे पास इस चीज का कोई जरिया नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो ट्रायल में बताया गया, ट्रायल में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है समरी ऑफ एविडेंस में, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने मेजर जनरल VS बधवार तक ये सूचना दे दी थी, जो डिविजनल कमांडर 3 इन्फेंट्री डिव के उस समय लेह में डिवीजन होती थी, जो मतायन द्रास से लेके ईस्टर्न लद्दाख तक का काफी बड़ा एरिया उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है जी, ये उनकी जी उनको देखना। तो अब होता ये कि यहाँ पे ये इसलिए क्रूशल हो जाती है कि हमारी साइड से तो वो 2 अलग अलग ब्रिगेड्स हैं, और अगर आप देखेंगे कि बटाले के अद्रास सेक्टर से अगर आपने श्योक वैली में आना हो, जहाँ ये खरदुंगला पार करके आपको आना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो एक ही चीज़ है, FCN है, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया, तो वो उनकी साइड से वो एक ही, हमारी तरफ वो 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में बटा हुआ है। तो इन दोनों ब्रिगेड्स के, क्योंकि ग्राउंड इस तरह के जो माउंटेन्स हैं वो इस तरह से बीच में है कि रोड जो है श्योक वैली में उतरती है तो नुब्रा के श्योक में जुड़ती है। अगर आप नुब्रा के साथ चले जाएंगे तो आपको सियाचिन बेस कैंप मिल जाएगा। अगर आप श्योक के अलोंग जाएंगे तो करीब 70-80 किलोमीटर बाद आपको 0 पॉइंट आता है, जहाँ पे LOC, जो कि शिमला एग्रीमेंट में दोनों नेशंस के बीच में देयर इज अ साइंड एग्रीमेंट कि ये चीज़ हम लाइन ऑफ कंट्रोल मानते हैं और हम इसको लाइक अ ट्रू बॉर्डर वी विल रेस्पेक्ट इट। ठीक है। जो इसके नॉर्थ के एरियाज हैं जहाँ से सदर्न ग्लेशियर शुरू हो जाता है, वो एरियाज AGPL कहलाते हैं। AGPL यानी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। AGPL में इस तरह की चीज़ प्रोफाइल चाहिए, जैसे आप देखेंगे कि जो उनकी कैद पोस्ट थी जिसको बाना टॉप के नाम से हम जानते हैं, सूबेदार बाना सिंह PVC, उन्होंने उसको कैप्चर किया था। अब ये 0.5770 वाज अनदर सच एरिया, तो उसका जो भी स्टेटस अदरवाइज रहा हो, द क्वेश्चन इज कि वो जो ये रिपोर्ट थी 0.5770 की, आप इमेजिन करिए कि अगर 0.5770 जैसी हाइट जो है लगभग 19,000-20,000 फुट हो जाती, तो अगर वो इधर आके बैठ रहा है तो जो बटालेक और द्रास के एरियाज थे ये काफ़ी नीचे थे, 4,000 मीटर यानी 14,000 फीट, 15,000 फुट, इससे ऊपर जो 0.5203 था वो लगभग 16,000 फीट के आसपास था। तो हम ये कह सकते हैं एक तो कि आपने 9 फरवरी को आपने कंफर्म करके बता दिया कि बंकर देख के बता दिया जी पॉजिटिवली कि ये आई हैव स्पॉटेड द बंकर, और ये बंकर है और ये फोर्टिफिकेशन है, और वो CO और 26 जनवरी को तो मतलब ये कैजुअलिटी हो गई हमारी। हाँ, 26 जनवरी को हमारी 5 कैजुअलिटी हुई थी, जिनमें से 1 JCO वाज डेड और 4 हमारे सीवियरली वुंडेड थे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये कारगिल वॉर की पहली कैजुअलिटी वही थे। अगर आप टेक्निकली देखिए, मैं उसको कैसे पुट करना चाहूँ कि कैजुअलिटी तो देखिए कैजुअलिटी होती है, चाहे वो अब उसको आप जिस तरह से भी पुट करना चाहें। सो दैट इज द फर्स्ट शॉट्स, यू कैन से कि यस द फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ
एनिमीज गेम प्लान, क्योंकि अभी तक 5770 पे कोई परमानेंट पोस्ट आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं की थी। सो दैट मीन्स कि वो अगर हम ये माने कि कारगिल इंट्रूजन वो बाकी जगह भी वो स्टॉक करके जहां बैठ सकते थे, जब तक बैठ सकते थे बैठे। 0.5770 वाज द फर्स्ट सच पोस्ट जो पाकिस्तान के खुद के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके अकाउंट से भी ये चीज़ निकल के आती है। मार्च में एक कमीशनड ऑफिसर हैं, वो ये बात करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो वाज कमीशनड इन मार्च 99। तो ये टॉक्स की लगभग 3-4 महीने पहले ये हाइट्स ऑक्यूपाई करना शुरू किया था। इंटेलिजेंस फेलियर जो हम बात करते हैं हर बार 25 साल से, और कोई भी मतलब इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो पहले बात आती है कि इंटेलिजेंस ही नहीं थी। बट ये तो पहला डिटेक्शन जब जनवरी फरवरी में है, आप उसको इंटेलिजेंस फेलियर कैसे कह सकते हैं? मतलब आप तो ये कह सकते हैं कि भाई इंटेलिजेंस थी, आपने इग्नोर किया, चलो ये मान लिया कि पहला साइन था, आपसे गलती हुई होगी या आपको अच्छा से दिखा नहीं या जो भी है। क्या उसके बाद कोई फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या इनमें कोई मतलब ऐसा था जो किसी ने नोटिस किया और जगह पे या उधर कि हाँ किसी ने रिपोर्ट किया हो? जो काक्सर एरिया है वहां पे कैप्टन सौरभ कालिया का आपने नाम सुना होगा जी। आई ऑलवेज कॉल हिम अ ब्रेव हार्ट कैप्टन सौरभ कालिया। बहुत ही बहादुर अफसर थे और उनके फोर जाट के, और उनके जो एक डायरी है बाद में उनकी जब सब्सिक्वेंटली मई में जब वो बजरंग पोस्ट की तरफ जा रहे थे तो उनकी पेट्रोल सिर्फ 5 आदमी भेजे गए थे। अब वो क्यों भेजे गए थे इसके सवाल भी हमें ढूंढने हैं। और ये जो 5 आदमियों की पेट्रोल थी कैप्चर होकर उनकी बॉडीज फाइनली बहुत टॉर्चर्ड स्टेट में हैंड ओवर की गई थी 9 जून को। तो कैप्टन सौरभ कालिया की जो डायरी है 5 फरवरी और 27 मार्च के बीच में काफ़ी हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। ये उनकी जो डायरी है उनकी, जिसमें वो सारा रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, कई बार आप कट ऑफ हो जाते हैं तो आपको वो फॉर्मेट्स ही नहीं मिलेंगे। तो उनकी जो डायरी उनके खुद के हाथ की लिखी हुई, जो उनके फादर डॉक्टर एनके कालिया ने मुझे वो दी थी कि देखिए ये भी अगर केस में काम आ सके, टू प्रूव दैट कि ही वाज एक्चुअली इन दैट एरिया एंड दैट इज हाउ ऑल दिस हैपेंड। क्योंकि हम लोगों को हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कोर्ट में जब आप जाते हैं। तो अभी जब इस इंटरव्यू के दौरान भी मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, तो उसको चाहे कोई सेना का अधिकारी ऑफिशियली या अदरवाइज कोई भी उसको चैलेंज करना चाहे, जो भी मैं बात आपको बता रहा हूँ उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डायरेक्ट टेस्टिमनी या कॉन्स्ट्रूड एविडेंस मेरे पास अवेलेबल है। और बाद में भी जब आपके वीडियो के अगर कोई कमेंट सेक्शन में कोई किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करता है अबाउट व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ, सो आई हैव द एविडेंस विद मी। मैं आपको वो कमेंट सेक्शन में भी गिव मी रीजनेबल टाइम एंड आई वुड बी सप्लाइंग इट। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अजीत डोवल साहब का भी एक इंटरव्यू है प्रेजेंट एनएसए जो उन्होंने 2005 या 6 में दिया था हरिंदर बवेजा जी को। तो उसमें भी वो कहते हैं कि जो कारगिल के इंट्रूजन की सूचना लगभग 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले वो आईबी के डायरेक्टर ने स्वयं अपने द्वारा साइन किए गए ऑफिशियल लेटर में जो डीजीएमआई को उनके हिसाब से आर्मी हेडक्वार्टर में भेजा गया था। तो इसमें ताज्जुब की बात ये होती है कि जब हम कारगिल, बटालिक और द्रास का एरिया डिस्कस करते हैं तो विद इन दैट ब्रिगेड वो पोस्टें कैसे वेकेट हो गई कि 27 मार्च तक आपके पास सूचना है कि हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर इज टेकिंग प्लेस। तो अब कोई पाकिस्तानी आपके आके कान में नहीं बताएगा कि भैया हम यहाँ पे आने वाले हैं या हम इसलिए फायरिंग कर रहे हैं कि हम चाहे इंट्रूडर भेज रहे हैं, चाहे हम खुद अपनी स्टॉकिंग कर रहे हैं ताकि आप हमारे ऊपर नजर ना रख सकें फॉर वट एवर पर्पज। बट दैट वॉज अनप्रेसिडेंटेड फायरिंग दैट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम अ फॉरवर्ड लाइन ऑफिसर। सो इन दोनों ही सूचनाओं के ऊपर जो वांछित कार्रवाई थी वो नहीं की गई, इस सूचना को एक्सचेंज नहीं किया गया। अगर ये एक्सचेंज किया जाता तो जो ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह जो तत्कालीन 121 ब्रिगेड कमांडर थे, तो अभी मुझे इट इज हियर से ही दैट इज एज टोल्ड टू मी बाय हिज एडवोकेट एटसेट्रा, दे हैव फाइल्ड द सिचुएशन रिपोर्ट्स इन द AFT। अब सोचिए कि 25 साल लगभग हो गए हैं वार को और उनका केस चल ही जा रहा है। तो अब उन्होंने ये सिचुएशन रिपोर्ट्स पेश की थी कि ये सूचना उनको नहीं दी गई। अगर ये सूचनाएं उनके पास होती तो वो अपनी कोई भी पोस्ट वेकेट नहीं करते और अपनी पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई कर देते। जैसे मान लीजिए कोई भी एक खबर चलती है ना कि मिसाल के तौर पे कि चंडीगढ़ में बम आ गया जी, तो आप देखेंगे कि सारे थाने अलर्ट हो जाएंगे, चंडीगढ़ वाले नहीं मोहाली वाले भी अलर्ट हो जाएंगे, आसपास के जितने एरिया के लोग हैं।
So this alerting was prevented because this information was just not shared. Similarly, जो कैप्टन कालिया का अनप्रेसिडेंटेड फायर की रिपोर्ट थी, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब एक ही कमांडर के अंडर में कर रहे हैं। उसके लिए तो वो एक कंपनी है और दूसरी कंपनी है, हमारे लिए भले ही अलग ब्रिगेड हो। तो ये सूचना 102 ब्रिगेड के पास भी आनी चाहिए थी। जो 121 की है वो 102 को आए, 102 ब्रिगेड की 121 ब्रिगेड यानी जो द्रास कारगिल बटालिक की ब्रिगेड है उसकी सूचना सियाचिन ब्रिगेड को, सियाचिन ब्रिगेड की सूचना उसके पास जानी चाहिए थी, क्योंकि सियाचिन ब्रिगेड का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, सब सेक्टर वेस्ट कहलाता था वो पहले, वो बाद में सब सेक्टर हनीफ बना आफ्टर द कारगिल वॉर। ये बिल्कुल चोर बाटला के साइड का एरिया है। चोर बाटला इज प्रैक्टिकली द बाउंड्री बिटवीन 121 एंड 102 ब्रिगेड, यानी कारगिल ब्रिगेड और सियाचिन ब्रिगेड के बीच में चोर बाटला पड़ता है, जो वो रिज लाइन है। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर की जानी चाहिए थी। अब हम आगे चलते हैं। आपने मेरे कोर्ट मार्शल से सवाल शुरू किया था, क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि कोर्ट मार्शल में जो जो बोला गया, अब जो हमने पहले डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं इस कोर्ट मार्शल में जो जो बोला गया उससे लिंक्ड है। सो उसके बाद में मेरा जो टेन्योर था वो कट शॉर्ट कर दिया गया सीओ ने ऑन हिज ओन फॉर ही, उनके हिसाब से जो उन्होंने कोर्ट मार्शल में स्टेटमेंट दिया कि मेजर भटनागर मेरे कई डायरेक्शंस को ओवर रूल कर देते थे। ये सियाचिन की बात है? हाँ, सियाचिन की बात है। तो उन्होंने कोर्ट मार्शल के दौरान ये कहा, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने मुझे वहाँ से इसलिए हटाया था कि शायद आप सियाचिन की जो सूचना थी, अब जब इतने लेवल पे आपको लगा कि इतने बड़े लेवल पे वॉर हो गई और इतनी बड़ी बात हो गई है ये कि जिसको आपने जिस भी रीज़न से चाहे इग्नोर किया या उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी, उतने वेटेज नहीं दिया, तो मुझे मेरा ये मानना है जनरली कि आपने ये जो पूरा सिस्टम रचा, जो आपने सियाचिन के जिसके बारे में अभी आऊँगा, कि मुझे सियाचिन रिटर्न ट्रूप्स देके आपने जून में, कोई इमरजेंसी नहीं थी उस समय, एयरफोर्स आ चुकी थी बाय एंड ऑफ में, बरेली की डिवीज़न जो थी, पूरी डिवीज़न यानी लगभग 9 यूनिटें प्लस उसकी सपोर्टिंग यूनिट्स कई सारी, लगभग 14-15 यूनिटें वहाँ पे एडिशनल अवेलेबल हो गई थी फॉर द ऑपरेशंस। तो आपको क्या ज़रूरत थी कि सियाचिन के ट्रुप्स आप उनको जानबूझ के उतारते और मेरे साथ आप दूसरी जगह पे भेजते बिना ट्रुप्स को बताए? हमको सिर्फ ये बताया गया था उस समय के लिए, तो उस पर मैं आऊँगा। तो मार्च में उन्होंने मुझे डीइंडक्ट किया, उसके बाद उन्होंने मुझे छुट्टी भेज दिया। तो 2 महीने की लीव थी मेरी, वो 20 जून को ख़त्म होनी थी, लेकिन बाय एंड ऑफ में ये चीज़ क्लियर हो गई, मतलब मीडिया में इतना ज़्यादा आने लगा, तो मैं अपनी छुट्टी ख़त्म करके, मतलब मैंने वॉलंटरली आई जॉइंड माय ड्यूटीज़। मैं बैचलर हुआ करता था, कोई मस्त मौला कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, हमें पूरा एरिया जानते थे, और तो मैंने एन एरिया में ज्वाइन कर लिया। और 3 या 4 जून को, शायद 4 या 5 जून ऐसे, मैं यहाँ से फ़्लाइट चलती थी जो सेना की, उससे लेह पहुँचा और ऐसे करके मैं अपनी यूनिट में पहुँच गया था जी। और उस समय जो है, उसके बाद में लीव रिकॉल मैसेज भेजे जा रहे थे या भेजे गए थे, बट देयर वाज नो वे कि आई वुड हैव। तो उसके बारे में भी उन्होंने अपनी गवाही में पूरा गोलमाल रखा कि ही वांटेड टू हाइड द फैक्ट कि दैट आई हैड रिजॉइंड फ्रॉम लीव वॉलंटरीली। तो उससे भी मुझे शक हुआ कि ये क्यों, इन चीज़ों को, इनका क्या मकसद है इन चीज़ों को छुपाने का, कि जो सिंपल फैक्ट है। क्योंकि देखिए कि जितने लोगों को रिकॉल नोटिस भेजे गए, अगला अफसर आया है कोई 12 जून को, कोई 15 जून को, और जो हमारे 2IC थे उनकी लीव एक्सटेंड कर दी गई थी फॉर वट एवर रीजन्स, जबकि लड़ाई लगी हुई थी। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ट्रायल से रिलेटेड, जो दैट इज़ हाउ आई एम जस्ट गोइंग बाय क्रोनोलॉजी फर्स्ट। तो जब मैं वापस यूनिट में आया तो लगभग 8 जून को एक CO के हिसाब से, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, कि उनको बोला गया कि जी आप लगभग 80 आदमी भेजने, एक कंपनी भेजनी है एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया कि सियाचिन में जो लोग अपना जवानों का जो दूसरा टेन्योर था, लगभग 6-6, 7-7 महीने हो चुके थे, उन लोगों को डीइंडक्ट करके बुलाया, और वो लगभग 21,000 फुट तक की ऊंचाई से 9-10 हज़ार फुट तक आने के लिए एक ही दिन में उनको आदेश दिया गया। और दूरी जो थी लगभग डीइंडक्शन डिस्टेंस लगभग 20 से 50-55 किलोमीटर, वो लोग एक दिन में चल के आए, चल के विद देयर बैटल लोड्स। ऑब्वियसली यस, कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी होता है। ये इनको खास डीइंडक्ट करके ही, जो वहाँ पे पहले डीइंडक्ट लोग होके आ रखे थे, बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ लोग नहीं थे, तो उनको ना भेज के इन लोगों को भेजा गया। और उनके इवन जो हथियार थे, अब हमारे पास उस समय 1970 विंटेज की सेल्फ लोडिंग राइफल्स थी, जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी ऑफिशियली भी और ऑन पेपर भी, अदरवाइज जिनको बैकलोड किया जाना था। तो ये सिंगल शॉट फायर करती है, इसमें ऑटोमेटिक फायर नहीं होता। ये माउंटेन्स के लिए, डिफेंसिव के लिए तो ठीक है
कि आप बैठे हुए हैं और सिंगल, बिकॉज आपके पास ऑटोमेटिक सपोर्ट फायर होता है। लेकिन किसी भी अगर अटैक या असॉल्ट में आपको जाना है तो उसके लिए आपको बस्ट फायर वेपन चाहिए होता है, क्योंकि आप कवर में होते हैं, आप सडनली निकलते हैं, आप फायर करते हैं, अब एक ही होगी फायर तो क्या। हाँ, अब वो सिंगल शॉट होगा और उसमें भी रोकें बहुत पड़ती थी इसमें। फिर उसके बाद क्या था कि ऑल्टीट्यूड बदलना तय था कि वो ऊपर से आई तो उसको जीरो करने के लिए पहले आपको रेंज चाहिए, आप जीरो करोगे, ऑल्टीट्यूड हैज चेंज, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री वेपन की बदल जाती है। तो ये सब बातों के चलते मैंने सीओ साहब को कहा था, कर्नल ए.के. श्रीवास्तव साहब को, कि सर आप हमें प्लीज़ गिव अस इंसास राइफल, नई आई हुई थी यूनिट्स में, ब्रांड न्यू, तो वो हमको इशू कर दीजिए। तो ही डिक्लाइंड। अच्छा, हाँ, ये मतलब जो भी बात मैं रिपीट करता हूँ कि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो सारा रिकॉर्ड पे उनके स्टेटमेंट से है, एंड आई कैन शो इट टू एनीबडी हु वांट्स टू सी इट और चैलेंज इट। और साथ के साथ मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो ही इज़ फ्री टू फाइल अ डिफेमेशन केस और व्हाटएवर, एंड आई विल एड्रेस एंड ब्रिंग आउट द फैक्ट्स कि एक्चुअल फैक्ट्स ये हैं। तो इसलिए जो भी बात हम कर रहे हैं आपके चैनल पे आज, उसका एक एक बात जो है बॉर्न आउट बाय रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्री या ओरल टेस्टिमनी। तो उन्होंने वो डिनाई किया और जवानों को ये बोला गया था कि आपने रियर एरिया जा रहे हो, अब लेह में हमारा रियर होता था कि रियर एरिया आप जा रहे हैं, तो पीपल वर हैप्पी, किसी ने रिपोर्ट से नहीं किया कि वहाँ जाएंगे आराम से, थोड़ा टाइम मिलेगा 1-2 दिन हमें। लेकिन हमको ओपन ट्रक्स में हम लोग आए, खरदुंगला पार करके ले आए, ले से फिर हमें आगे स्टेज कर दिया गया, उससे भी आगे स्टेज करके फाइनली विद इन 3-4 डेज 10 जून को हम चले हैं और विद इन 3 डेज वी लैंडेड अप, मतलब एट द बेस ऑफ जो ये ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब की 70 ब्रिगेड थी, उनके एरिया में हम पहुंच गए। अब हुआ यह था कि इन द मीन टाइम इसमें थोड़ा सा देयर इज लिटिल बिट ऑफ गोलमाल यहाँ पे निकल के आता है कि चीफ मलिक साहब 10 जून को कमांडर साहब के एरिया में आते हैं और तब वो बोलते ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, जो इग्नोर 10 जून की रात को एक अटैक लॉन्च हुआ था 0.5203 पे, जो पार्शियल सक्सेस था एज पर द ब्रीफिंग ऑफ ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, और उसमें हमारे 1 अफसर और 14 जवान शहीद हुए थे। उनकी बॉडीज़ अभी भी 5203 के एरिया में पड़ी हुई थी नीचे, जहाँ तक भी वो पहुँचे थे। तो ये सिचुएशन थी। तो 10 जून को जब चीफ मलिक साहब गए उधर, तो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब ने कहा कि मुझे फ्रेश और मोटिवेटेड ट्रूप्स चाहिए, क्योंकि जो अभी तक 2 यूनिट 12 जैकलई और 111 GR जो ग्लेशियर से डीइंडक्टेड थी, तो उन्होंने देखा था कि मतलब इतना जो जवान और जो ट्रूप्स हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई भी करना चाहूँगा कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था कंवर संधू साहब के चैनल पे, तो उसमें मेरे मुँह से एक बात निकली थी या मैंने कही थी, तो वो शायद इनकम्प्लीट रह गई कि 12 जैकलई और 111 GR को भी, क्योंकि वो ग्लेशियर से आई हुई यूनिट्स थी और इनिशियली जिस तरह से ऑपरेशंस किए जा रहे थे तो उनको कोई सक्सेस नहीं मिली थी। तो तुरंत ही अभी मेरे पास इनफैक्ट आज ही जो कैप्टन मनोज पांडे साहब का ऑपरेटर था, बिकॉज 111 GR इज माई पेरेंट यूनिट, उसका कम्युनिकेशन आया कि साहब हमने कौन सी कमी छोड़ दी जो आपने ये बात जो है इंटरव्यू में बोल दी कि 12 जैकलई और 111 GR की तब तक कोई सक्सेस नहीं थी। तो मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि एक्चुअली व्हाट आई मेंट वाज कि सक्सेस इन द सेंस फ्रॉम द वे द कमांडर्स वर प्रोसीडिंग। बाकी तो सब लोग जमीन पे काम कर रहे थे, तो ये उनका ये कहना था कि हम तो आगे जाके हमने एम्बुश लगाई हुई थी, जिससे हमने एनिमी की सप्लाई लाइन कट करी हुई थी कि एम्युनिशन और रसद उसके पास ना पहुंच सके। तो ये आप देखिए कि अपने सम्मान के लिए लोग इतने टची होते हैं जी, जो सोल्जर, ग्राउंड सोल्जर्स होते हैं, वो अपनी इज्जत के लिए अपने जान को, जो भी होता है, अंगों को दांव पे लगा देते हैं, नहीं तो वो जाएंगे ही नहीं। तो ये बड़ी टची बात होती है। इनफैक्ट जो मैंने नोटिस भी दिया, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है कि मैं मलिक साहब की किताब को रेफ़र करना चाहूँगा। तो ये पेज इनका है, ये इनकी बुक है, मैं कैमरे पे दिखाना चाहूँगा इसका, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। इसका पेज नंबर है 87। इसमें ये कहते हैं कि इसमें जनरली जो इनका पैराग्राफ है, ये ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है। तो इसमें जनरल मलिक साहब ये कहते हैं कि जो सर्विलियंस थी, जो ग्राउंड ट्रूप्स थे, वो सर्विलियंस नहीं कर रहे थे जिस हिसाब से उनको इस वेदर में भी और इसमें जाना चाहिए, तो वो जा नहीं रहे थे। तो मेरा जनरल साहब से ये मेरे नोटिस में पूछा है कि सर ये सर्विलियंस वाला जो आपका स्टेटमेंट है, इसको आप वापस लीजिए, क्योंकि जो ग्राउंड ट्रूप्स थे वो तो अपनी ड्यूटी जो उनको निर्देश दिया जा रहा था वो उन्होंने सारा किया है। अब ये बात अलग है कि अगर आपके कुछ जनरल लोगों को पेट्रोलिंग ड्यूटी से हटा के या ट्रूप्स को डाइवर्ट करके अगर कोई जू बना रहा है, जिन जनरल्स को आप सपोर्ट बेसिकली आपने लास्ट तक किया, उनको स्कॉट फ्री जाने दिया और उनको एक दूसरी जगह
अनदर ऑपरेशनल एरिया में आफ्टर द कारगिल वॉर, जब सारा कुछ निकल के आ गया उसके बावजूद, तो मेजर जनरल बधवार जो हैं वो, उनकी मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा, क्योंकि हम लोग तो पोस्टों पे होते थे फॉरवर्ड, कि वो जू वगैरह बना रहे थे लेह में। अच्छा। और उसके लिए जाहिर सी बात है कि रिसोर्सेज डाइवर्ट होते हैं किसी इस तरह के। तो ये मेरा ये निवेदन या ये कहना है कि ये जो सर्विलियंस ग्राउंड ट्रूप्स के ऊपर ब्लेम डालने का, क्योंकि उन्होंने तो सब अपना काम किया, जो भी आपने टास्क कही। अगर आप कल को किसी को कहेंगे कि यहाँ ये पोस्ट छोड़ दे और पीछे पार्टी ऑर्गेनाइज कर दे, तो उसको तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो आप देखिए कि मेरे सीईओ का स्टेटमेंट है कि मैंने सिर्फ उनको, सीईओ साहब को, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने ये बोला था कि ये जो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट था उसकी स्टेजिंग अभी हम थोड़ा रुक के करते हैं, क्योंकि अभी रूट बहुत स्लिपरी है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जो ऑपरेशनल निर्देश थे उसको मानने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने इनको सियाचिन से हटा के नीचे वाला के छुट्टी भेज दिया था। तो साहब, अगर मैंने आपका हुक्म नहीं माना था, आप पहले ही कोर्ट मार्शल कर लेते मेरा। बाद में आपने यही चार्ज लगाए थे, जिसका फाइनली आई वाज एक्विटेड, क्योंकि जिनका आदेश मानने का आरोप था वो उन्होंने, उस पर मैं आऊँगा। तो अभी हम सीक्वेंस पे चलते हैं कि 10 जून को ये फाइनली, हम 14 जून को ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के एरिया में पहुंचे। तो मेरे ट्रुप्स की हालत, क्योंकि वो एज इट इज़ आए थे, बूट कोफ्लैक सियाचिन में यूज़ होता है। ये क्या है? ये बड़े हार्ड सोल वाला होता है, क्योंकि इसमें क्रैम्पॉन पहने जाते हैं जिन पे आप, वो कांटे होते हैं ना जी, स्लिप नहीं होता। हाँ, वो बेसिकली उसकी अगर इतनी सी भी ग्रिप बन जाए तो आप आइस पे, या जो डीप आइस होती है, जो बहुत हार्ड आइस होती है, तो उस पर चढ़ने के लिए यूज़ होता है। वो डबल लेयर्ड होता है। तो अब जब ये नीचे आए, फिर उसके बाद में ये रॉकी टेरेन में यूज़ किया गया। तो एक तो वो 55 किलोमीटर उतरे, प्लस ये जो इंडक्शन था वो थ्रू एनिमी फायर हम लोग चल के गए हैं, जहाँ 111 GR की लोकेशन थी उस दौरान। तो वहाँ से लगभग 1 से 2 दिन का मार्च आपको बैटल लोड्स के साथ में लगता था। तो जवानों की हालत बड़ी ख़राब हो गई। आधी प्लाटून मेरी नीचे है। तो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब ने, वो तो वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने चीफ साहब से बात की थी। तो उन्होंने जनरल बधवार को निर्देश दिया कि आप इनको फ्रेश और वो ट्रुप्स रिलीज कीजिए। अब जनरल बधवार ने ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब को ये नहीं बताया कि जो ट्रुप्स आ रहे हैं वो सियाचिन से उतरे हुए हैं, वो भी पिछली शाम को। ना ही सीओ ने बताया, उन्होंने जिसको भी बताया, वो फाइनली मोटा मुद्दा ये है कि ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब को ये बिल्कुल नहीं पता था। उनको तो लगा कि जी अब तो ये बल्ले बल्ले ट्रुप्स आ रहे हैं मेरे पास, और जो मेरी टास्क है अभी मैं ठोक दूंगा एनिमी को अच्छे से। जो 5203 पे अभी तक वो होल्ड ऑन करके बैठा हुआ है। अब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने मेरे से ब्रीफिंग शुरू की, तो मैंने उनको बताना चाहा। तो जनरली वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड ही सेड, तो जैसे ही उन्होंने ब्रीफिंग शुरू की, मैंने कहा सर मैं आपको, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग आउट टू योर नोटिस द परेड स्टेट ऑफ माय बॉयज हु हैव रीच्ड हियर। तो उन्होंने कहा नहीं वेट, पहले आप ब्रीफिंग सुन लो एंड देन आई विल लिसन टू यू। तो उन्होंने मुझे ब्रीफिंग दी। उन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि पॉइंट 5203 पे हमको लेना बहुत क्रूशल हो चुका है। वी वांट टू क्लियर आवर ईस्टर्न फैंग। और जो हमारा पिछला मिशन फेल हुआ था उसका कारण ये था कि वो लोग डेलाइटेड हो गए थे बिकॉज दे गॉट डिलेड। तो अब जो नेक्स्ट टास्क हम प्लान कर रहे हैं वो इस तरह से है कि टुकड़ियों में बांट के हम 3-4 अप्रोच से करेंगे, ताकि एनिमी को पता ना लगे। उसको लगेगा सब तरफ से एनिमी आ रहा है और ही इज़ नॉट एबल टू, या जो भी पार्टी पहले पहुंची वो सक्सेस अचीव करेगी और फॉलो अप में दूसरे लोग आ जाएंगे। तो आपने सिर्फ अपना बेसिकली बेसिक वेपन, एमनिशन और बॉटल में पानी और थोड़ा कुछ खाने को, थोड़ा बहुत। तो खाने को भी सिचुएशन ये थी कि मतलब आप समझ लीजिए कि बोरियों में पूरियाँ आती थी 2-3 दिन, क्योंकि हमारा कुक हाउस 2 दिन पीछे था। कोई हमारे पास इस तरह का राशन नहीं, स्पेशल राशन नहीं, कुछ भी नहीं था। और जो मेरी कंपनी चली थी, अब हमारे पास बोरों में राशन भरा हुआ है। अब 100 किलो का कट्टा आटे का है, 50-60 किलो का राइस का, ये जो भी है, जो टिन है वो पूरा 5 लीटर का। कुक हाउस हमारा नीचे लगा हुआ है। तो हमारे पास ऊपर तो कुकिंग का कोई जरिया है नहीं। तो खाने के लिए आपको वही बोरियाँ आ जाएंगी, कभी अचार आ जाएगा साथ में। तो पार्टी मानते थे हम लोग उसको कि बहुत बढ़िया है। तो उसको यही कि आप बर्फ़ पिघल रही है, स्ट्रीम बह रही है, उसमें डुबोइए, क्योंकि पूरियाँ पापड़ बन जाती थी। उसको थोड़ा अपना डुबोया, खा लिया। तो हम लोग इस तरह की सिचुएशन, बट फौजी कभी कंप्लेंट नहीं करता। ये इंडियन आर्मी की पावर है। इसी के चलते आप, नो आर्मी इन द वर्ल्ड कैन डिफेंड इंडियन आर्मी। हम लोग उसमें जो है वो हमारी सिचुएशन है, वही हालत ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की भी थी। मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिगेडियर एंड दैट इज हेड्स ऑफ टू दैट मैन, कि वो उस एज में ही इज सिटिंग, ही इज सफरिंग द सेम मतलब रिगर्स ऑफ वॉर। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है कि उस कमांडर को पता हो जाता है कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है। जो लोग हेडक्वार्टर्स में, एसी ऑफिसेज में, बंकरों के अंदर बैठे होते हैं, कि जिनका एनिमी रेंज के बाहर बैठे होते हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं लगता। इसलिए जब आप उनको बताएंगे, तो अभी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, जिन्होंने 18 ग्रेनेडियर्स
के सीओ साहब थे उस समय, ये रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था 15 दिन पहले, एनडीटीवी पे आ रहा था। तो वो बता रहे थे कि हमें वो क्रॉल कर रहे थे इन परस्यूएंस ऑफ टू द अटैक टू तोलोलिंग और टाइगर हिल। बोले हम क्रॉल कर रहे हैं, मैं बड़े बगल वाले से पूछता हूँ कि भाई रुक क्यों गया, तो पता चला वो डेड है। सामने वाले से पूछता हूँ कि क्यों नहीं, तो पता चला वो भी खत्म हो चुका है। फिर खबर आती है कि सो एंड सो इज ऑल्सो डेड। और वहीं हेडक्वार्टर हमें उस समय इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अब वो पता नहीं यूट्यूब से हटाना दें, 23वें मिनट पे है। वो उन्होंने बोला हुआ है कि हेडक्वार्टर हमें बोलते थे कि यार आप वहाँ तो 4-5 मिलिटेंट बैठे हुए हैं और हमें खबर मिली है कि उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया, आप तो खड़े हो और कूच कर जाओ और क्लियर कर दो एटसेट्रा। सो दिस काइंड ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन यूज्ड टू कम फ्रॉम सर्टेन हेडक्वार्टर्स। तो ये जनरल जो बैठे हुए थे ऊपर, हाँ, ये जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल किशनपाल का ये माइंडसेट रहा। और ये माइंडसेट कैसे है इसको जानना बहुत जरूरी है कि इस सूचना को जो कैप्टन कालिया दे रहे हैं, जो आईबी ने पहले ही दी हुई है, चलो उन्होंने आपको एक अंदेशा बताया कि है, लेकिन वो चीज़ फॉर्मुलेट हो चुकी है ऑन ग्राउंड अब। कि पहले होता ना कि यहाँ इस हवेली में भूत रहता है, भूत रहता है। जिस दिन भूत दिख जाता है किसी को थप्पड़ मार देता है तो आपको पता लग गया ना, वो सबको बताता है कि मुझे थप्पड़ मारा भूत ने। सब लोग बोलते थे वो सही बात निकली या गलत निकली। सो कमांडर्स न्यू अप टू जनरल बधवार, बट नोबडी हैज आस्क्ड इन दिस बुक। तो इसके हिसाब से तो जितने जनरल्स थे वो फेरीज थे, देवर एंजल्स, उनके पास कोई ब्लेम नहीं गया किसी भी तरह का। और रिस्पॉन्सिबल जो है वो चीफ साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि ये टच करता है। आप देखिए कि मैं आपके इस इंटरव्यू में मेरे को वो जो रेडियो सेट ऑपरेटर था, बिकॉज जो ऑनेस्टली ड्यूटी करता है उसको हर्ट होता है, तो आई एम जस्ट कन्वेइंग टू हिम थ्रू योर चैनल कि नहीं, मेरा ऐसा कोई नहीं था। जो ग्राउंड ट्रूप्स थे वो तो अपना काम बखूबी कर रहे थे। इट इज इफ एट ऑल देयर वाज नो सक्सेस, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन मेथोडोलॉजी ऑफ सर्टेन जनरल्स एंड जिस तरह से वो किए जा रहे थे। इवन इनके ऊपर आएंगे डिटेल में जी कि कौन कौन जो जनरल्स थे जिन्होंने ये सब किया। बट वहां पे जाते हैं, ब्रिगेडियर देवेंद्र के पास आप गए। हाँ, मैं गया, उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि सर ये स्टेट है। और उन्होंने, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने मुझे दूसरी बार एम्फेसाइज किया कि इसमें टाइम प्लान ऐसा है, लास्ट लाइट को ऑपरेशन लॉन्च होगा, क्योंकि दिन में आप दिखते हो वो 3 जगह से उसका इंटरलॉकिंग फायर है, वो आपने 3 जगह से उसने ठोकना है। एडी गन तक वहां पे लगी हुई थी एनिमी के ऊपर। एडी गन क्या? एयर डिफेंस गन, उसका काफी मोटा राउंड होता है जो लॉन्ग रेंज होती है, उसका फायर भी बहुत प्रिसाइज होता है। सो यू कैन कंसीडर कि जैसे स्नाइपर की फायर की एक्यूरेसी आपको बड़े हथियार में और ऑटोमेटिक हथियार में मिल रही है, इस तरह की चीज़ होती है वो, बिकॉज इट इज़ डिजाइन टू एंगेज द एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एटसेट्रा। जब उन्होंने बताया तो मैंने एक मतलब आई एसेस दैट सिचुएशन कि मेरे ट्रूप्स के किसी के ब्लड क्लॉट्स है टोनेल्स में, उनके नीज जो हैं बहुत काफ़ी, जब आप एक दिन में उतरते हैं इतने ऑल्टर तो वो कई दिनों तक ठीक नहीं होता जी, आपके नीज वेट नहीं लेते। फिर मैंने उनको इंडक्शन के दौरान थ्रू फायर देखा कि इनका जो कंडीशन है, तो मैंने अपने कोर्ट मार्शल में कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया जी, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सभी गवाहों ने जो आए, जो आई विटनेस थे, तो उन्होंने इस सब बात की पुष्टि की कि कंडीशन ऑफ द ट्रूप्स इन द स्टेटमेंट ऑफ सम विटनेसेस वाज कि साहब जवानों की हालत नाजुक थी। दे डोंट इवन से कि ठीक नहीं थी या कुछ, वो नाजुक इज द वर्ड दे हैव यूज्ड इट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ट्रूप्स इन देयर ओन। आपने भी यही बताया? मैंने ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब को कहा कि सर ये कंडीशन है, तो हमको ये, मुझे नहीं लगता एज अ कंपनी कमांडर, आपको किसी ने बताया होगा कि आपको फ्रेश और वो ट्रूप्स आ रहे हैं, लेकिन ये वो फ्रेश ट्रूप्स नहीं है। हम लोग सियाचिन से उतर के पिछली शाम को आए हुए हैं और दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस, इनके साथ ये दिक्कत है। और मैंने ये भी बताया था कि सर ये मेरी इंडेक्स फिंगर आप अभी भी देख सकते हैं, अभी तक ये मेरी बहादुर कॉम्प्लेक्स की इंजरी है, सियाचिन की 1998 की इंजरी है, ये अगस्त या सितंबर की। ये मेरी फिंगर जो है ये सोलन है, देखिए आज भी इसका साइज। तो मैंने उनको उस समय, तब तो काफ़ी सूजी होती थी, तो मैंने उनको दिखाया कि सर ये मेरी इंडेक्स फिंगर है और मेरे उसको वहाँ पे चोट लगी थी और ये अभी 6 महीने गुजर चुके हैं, इसकी सूजन वैसी की वैसे ही है, 1 इंच भी कम नहीं। तो आप जवानों की हालत सोचिए, वो तो पिछली शाम को आए हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एग्जाम्पल ये दिया, तो ही थॉट फॉर अ वाइल एंड देन ही सेज कि यार देखो, मैं इस चीज़ से ना, मैंने जो ट्रूप्स डिमांड किए थे वो कुछ और थे और जो आप लोग आए वो कुछ और हो, तो ये मेरे को जीओसी से बात करनी पड़ेगी। मुझे तो भाई, मेरे को टास्क पूरा करने के लिए फ्रेश एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड ट्रूप्स चाहिए। आई नीड फ्रेश ब्लड, नहीं तो मैं जो पहले अटैक में हो चुके हैं वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड दे वर ऑल्सो सिमिलरली प्लेस्ड। वो ग्लेशियर से आते हैं, बस फर्क ये है कि वो 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले उतरे होंगे। हालांकि जो इंडियन आर्मी के अंदर प्रोटोकॉल है, अब ये देखिए बात हो रही है 15 जून की, 15 जून तक मई एंड में वो डिवीजन के मूव के ऑर्डर्स आ चुके हैं। बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून
चीफ साहब ने आके पूरा कंट्रोल ले लिया है, वो पोलैंड गए हुए थे वापस आके। तब तक कैजुअलिटीज भी बहुत हो रही थी, कोई रिजल्ट नहीं था, क्योंकि ये लोग बस कि वहाँ चढ़ जाओ, मिलिटेंट हैं, यहाँ चढ़ जाओ, कुछ नहीं होगा, यहाँ भी चढ़ जाओ। तो उसके चक्कर में हमारी मैक्सिमम कैजुअलिटीज तभी हुई हैं। और वहीं ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के एरिया में उन्होंने क्या किया था, वैलीज उनको ऑक्यूपाई करके बेसिकली एनिमी को चोक करना शुरू कर दिया था कि इसके ऊपर हम, एंड धीरे धीरे ही वाज प्रोसीडिंग एंगेज। तो वो उनको ये इस उसके लिए उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी स्मार्ट थी, वेरी स्मार्ट, मतलब ब्रिलियंट इज द वर्ड फॉर द वे लाइक उन्होंने ये जल्दबाजी नहीं दिखाई कि मेरे को ये किसी को भी कहीं पे भी चढ़ा दिया। उनको थोड़ा अप्रिसिएशन था कि क्या हो रहा है ऊपर। आप इसमें, मैं आपको इस चीज से कनेक्टेड, वापस हम ट्रायल पे आएंगे, उसको भूलिएगा मत। तो जो कैप्टन मनोज पांडे, जो परमवीर चक्र जिनको बाद में मिला, तो शुरुआत में उनको और ब्रिगेडियर नाउ ब्रिगेडियर अमोल अस्थाना, दैट टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल अस्थाना सीओ हुआ करते थे 111 GR के, तो उनको एक टास्क दिया गया। तो उन्होंने बोला कि ये तो इम्पॉसिबल टास्क है और ये नहीं हो सकता, हम इसको कैसे करें। देयर इज ये होता ना कि कोई परसेंटेज ऑफ सक्सेस या कोई चीज इम्पॉसिबल ही होती है। उन्होंने बोला था 0% चांस ऑफ सक्सेस। अगर मैं मान लीजिए किसी फाइटर पायलट को बोलूं कि आपके पास जहाज में तेल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप चलो जी आप सॉर्टी कर लो, 5 मिनट का है, जब तक आप टेक ऑफ करोगे फ्यूल खत्म, आपकी कहानी खत्म, लेकिन आप जाओ इस्लामाबाद पे बम गिराया हो। सो ही इज गोइंग टू से कि सर माय इक्विपमेंट इज नॉट रेडी। ये इसमें ये तो है नहीं ना कि कैप्टन मनोज पांडे अकेले अपनी गन लेके जाएंगे और वो सारे पाकिस्तानियों को मार देंगे। ही हैज टू टेक अ बॉडी, देन ही हैज टू एनालाइज कि कमांड एंड कंट्रोल कैसा रहेगा ड्यूरिंग द अटैक, क्या चीजें अटैक करनी है। लेकिन ये लोग उसी माइंडसेट में, ये फीडीओ माइंडसेट कर रहे थे। अब उनको कितना पता था कि नहीं, ये किसी इंक्वायरी में आज तक निकल के नहीं आया राज की ये सब सूचनाएं क्यों नहीं दी गई या अपडेट क्यों नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से इतनी कैजुअलिटीज हुई। उन्होंने भी जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने जीओसी डिवीजन हेडक्वार्टर को बताया। डिवीजन हेडक्वार्टर के नथिंग डूइंग, दे विल गो, अदरवाइज दे विल बी सैक्ड। अच्छा। फिर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने अपने कंधों पे उसकी जिम्मेवारी लेके वो अटैक कॉल ऑफ किया। सो दैट इज ही वाज टेकिंग ऑफ सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम द एनिमी, मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, एंड फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑल्सो। और उनको बहुत कितने सालों तक उनको दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ी अपनी। हाँ, वो एक बात की बात है, ये हम उस पे उस पे भी आएंगे, क्योंकि हम इसको 3 स्टेजेस में लेके चलते हैं। वो हमने भी कवर किया उनके साथ। उनके साथ जो इंटरव्यू किया था, बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू था, तो उनके साथ भी उन्होंने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, बट वो जो ग्राउंड पे वो डील कर रहे थे, उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया, और बाद में उनको जो लीगल पनिशमेंट मिला उसके थ्रू। तो आपके लीगल पनिशमेंट पे आते हैं। हाँ, अब जब ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा देखो जीओसी जो है वो कल आ रहा है, यू टॉक टू हिम, और मैं 1-2 दिन दे सकता हूँ। मैंने कहा सर 1-2 दिन में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा एमिनिशन जो है अभी बॉक्सेस में है, आधा एमिनिशन मेरा आया नहीं है, वेपन्स मैंने टेस्ट नहीं किए, एक भी बार हमने फायर नहीं किया कि वो ग्लेशियर से उतर के आए हैं। तो ग्लेशियर में आप तभी फायर करते हैं जब आपको, नहीं तो आपकी पोजीशन निकल के एनिमी को पता लग जाती है। तो फायर जो होता है वो उसी वेपन का होता है जो बिल्कुल इफेक्टिव और प्रिसाइज उसी काम के लिए बना हुआ है। तो SLRs वो फायर नहीं हुई है, अब हमें उसको एमिनिशन को उसमें भरना है। उसके बाद में हमें पार्टी, अब हुआ ये था कि देखिए एक जो ये लोग सोचते हैं ना कि आर्मी एक नंबर होता है, नंबर नहीं होता जी। आर्मी की फोर्स, जैसे अगर आप किसी JCB को या किसी बुलडोजर को टुकड़ों में बांट के रख दें और कहें कि साहब ये तो JCB है, ये कटिंग क्यों नहीं कर रहा, पहाड़ क्यों नहीं काट रहा, वो JCB तब बनता है जब वो एक कोहेसिव यूनिट बनता है। इसी तरह जब 80 आदमियों की या 150 आदमियों की या 20 आदमियों की ताकत एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, तब वो एक फोर्स बनती है। अगर मैं सिर्फ उंगली से इसको उठाना चाहूँ ग्लास को, तो मैं नहीं उठा सकता। आई नीड यूज ऑफ ऑल 5 फिंगर्स। तो एक कोहेसिव फोर्स जो होती है, अब जो मुझे एडॉक ट्रूप्स दी गए थे कहने को, तो वो नंबर पूरा के साथ 80 आदमी है, 4 JCO 80 आदमी। मैंने CO से ऑफिसर भी मांगा था कि सर मुझे एक साथ में अफसर, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो तो टास्क क्लियर नहीं है, आप ले चले जाओ जी, ले जाना है। ये बता के ब्रीफिंग 8-9 जून को भेजा जा रहा है, 10 जून को, जबकि ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जो बाद में बोल रहे हैं उनको भी ये नहीं बताया जा रहा कि तुम्हें हम ग्लेशियर रिटर्न ट्रूप्स दे रहे हैं, और वो ट्रूप्स नहीं दे रहे हैं जो चीफ साहब प्रॉमिस करके गए हैं। दैट इज द रोल ऑफ जनरल बधवार इन ऑल दिस, बिकॉज जनरल बधवार वाज आल्सो प्रेजेंट व्हेन चीफ सेड कि आई विल गिव यू फ्रेश ट्रूप्स व्हेन ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह डिमांडेड। ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ट्रायल में कहा हुआ है। अगले दिन जनरल बधवार साहब आते हैं, तो हम लोग 2 JCO वहाँ मैप कलेक्ट करने, तो वो भी खड़े होकर सैल्यूट करते हैं उनको। एक कैप्टन भेजते 5 पैरा के जो पहले आए हुए थे। कैप्टन
बिष्ट, समीर बिष्ट। अच्छा। वो मई में ही आ गए थे जब इनिशियली एकदम से वो था ना, अरे ये क्या हो गया, एकदम से SOS काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इमीडिएटली 5 पैरा की एक कंपनी मई में आई थी। तो कैप्टन बिष्ट भी थे वहाँ पे। तो जनरल बदवार ने बोला कि यस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैंने कहा सर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, द कंडीशन ऑफ ट्रुप्स इज़ नॉट गुड एंड दे आर नॉट फिट फॉर एन असॉल्ट विच इज़ बीइंग प्लान्ड। तो वो थोड़ा सा उन्होंने ऐसे करके कहा और कहा कि बट स्ट्रेंज दैट एक्लेमेटाइज्ड ट्रुप्स आर टॉकिंग लाइक दिस। उनका मतलब ये था कि आप एक्लेमेटाइज्ड हो तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब से कहाँ बैठे हो, बर्फ़ में बैठे हो, कितना काम कर रहे हो, कितनी देर से बैठे हो। जबकि जो आर्मी का प्रोटोकॉल है, खुद का आर्मी का, वो ये है कि एक बार जो सियाचिन से यूनिट उतर आती है वो बंदा दोबारा सियाचिन नहीं चढ़ता कभी इन हिज एंटायर सर्विस। ही कैन बी एक्सक्यूज्ड एंड ही इज़ एक्सक्यूज्ड, क्योंकि उसके मेडिकल इम्प्लीकेशंस इतने ज़्यादा होते हैं उस पर्टिकुलर टेन्योर के, क्योंकि पहुंचने में कई बार कई पोस्टों पे 6-6, 7-7 दिन लगते हैं। तो इतना करके वो कहते हैं कि एक बंदा वहाँ रहे एंड आफ्टर हिज टेन्योर यूनिट को नहीं भेजा जाता सियाचिन में फॉर टिल द टाइम दैट जनरेशन ऑफ सोल्जर्स चेंजेस। तो जब उनसे ही साउंडेड डिसअपॉइंटेड, तो मैंने उनको कहा कि सर वो 12 जेकलई और 111 GR का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो थोड़ा पहले आए थे, उनको थोड़ा सा रिस्पाइट मिला है, मेरे ट्रुप्स प्रीवियस इवनिंग उतरे हुए हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, हाउएवर इफ यू ऑर्डर वी विल गो फॉर एनी टास्क। ये मैंने उनको क्लियरली कहा और ये टेस्टमनी ट्रायल में भी प्रूव हुई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, समरी ऑफ एविडेंस में, हर स्टेज पे ये स्टेटमेंट क्लियरली आता है कि मैंने उनको ये बताया। और GOC के फिर वो बोले कि ओके विल लेट यू नो, ये बोल के वो गए। और जो भी देवेंद्र सिंह साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, ब्रिगेडियर साहब के साथ, उसके बाद हमको उनके जाने के बाद में ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब ने कहा कि हम नाउ वी आर गिविंग यू ऑल्टरनेटिव टास्क। आपको अगर असॉल्ट फेज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो एम्बुश आगे लगानी है टू कट ऑफ द एनिमी लाइंस। तो हम लोग को जो टास्क दी गई थी वो वही जो पहले जो मैंने बताया ना कि कैप्टन मनोज पांडे के ऑपरेटर का वो आया था, तो वो यही बोल रहा था कि जो 5203 का पहला अटैक था उसके लिए जो एनिमी लाइंस कट ऑफ करनी थी उसके लिए हम लोग गए हुए थे एम्बुश लगाने अलॉन्ग विद कैप्टन पांडे। तो दैट इज व्हाट ही वाज रेफरिंग टू। तो वही सेम टास्क अभी मेरी कंपनी के ट्रुप्स को जो थे वो दी गई। तो हम उस बात पे थे कि जो एक कोहेसिव फोर्स होती है, तो इस दौरान क्या था कि हमने क्या किया कि अपनी कंपनी को बांटा। ये तो ये नहीं कोई किसी कंपनी का कोई का, तो हमने सेक्शंस बनाए, हमने उनको प्लाटून में ऑर्गेनाइज किया और उनके हथियारों का कि ये MMG ये LMG उठाएगा, ये AGL उठाएगा, ये एमनिशन उठाएगा, और ये साथ में ऐसे चलेंगे। और कौन सी पार्टी जो है जो जिसका सबसे मुश्किल अप्रोच है जो उनकी ब्रीफिंग के मुताबिक, वो कैसे कैसे वो सब चीज़ हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे एंड अपना काम कर रहे थे हम लगातार। ये नहीं है कि वहाँ के फौजी हम मुफ्त बैठ के राशन खा रहे थे, दैट वाज नॉट ऑन। तो ये सब चल रहा था कंपनी में और वहीं पे ये सब बात हुई और हम जाके एम्बुश लगा के वो कंप्लीट करके जो फिर 18 जून को CO साहब आते हैं हेलीकॉप्टर से, कर्नल AK श्रीवास्तव। उनको पता नहीं क्या ब्रीफिंग दी गई जो उन्होंने बाद में कंफर्म किया कि मेरे को सब गलत सूचना दी गई थी ब्रिगेडियर PC कटोच और जनरल बधवार द्वारा कि ये तो कंपनी में म्यूटिनी हो गई है और ये हो गया। म्यूटिनी हो गई? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तो कि ही हैज़ द ऑफिसर हैज़ ट्राइड टू इंस्टिगेट हिज सबऑर्डिनेट्स। मतलब अगर आप किसी जनरल को सल्यूट करके वो उन्होंने JCO से भी पूछा कि साहब क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, तो बोले हाँ साहब प्रॉब्लम है, जवानों की हालत ठीक नहीं है और मतलब फिजिकली वी आर नॉट इन अ गुड स्टेट। जनरली उन्होंने GOC को, तो इस चीज़ को आप देखिए कि जनरल्स की कितनी हाई हैंडेडनेस, वो उनको इस बात का बुरा लग गया कि ये बोल कैसे दिया। और जब वेरीफाई किया तो जो वो आंसर शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे कि उनको बोल दिया जाए कि नहीं सब ठीक है, बल्ले बल्ले जाके जो है वो कुर्बान हो गए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो कोई है ही नहीं ना, कोई रही नहीं, आज तक नहीं है। आज भी देखिए किसी जनरल का कोई कुछ कारगिल से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ। इतने ब्रिगेडियर्स के कैरियर खत्म हो गए, इतने जूनियर ऑफिसर्स की जान चली गई, 527 जो लोग हैं उनका बलिदान लिया गया, 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस चीज़ को करने में, अचीव करने में एक कीमत आपको जाहिर सी बात है चुकानी पड़ती है, किसी ना किसी की गलती की। उनकी इतनी हाई हैंडेडनेस की उन्होंने CO को कुछ और फीड किया जो CO ट्रायल में आके एविडेंस पे बोलते हैं कि दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंस्टिगेशन एटसेट्रा वाज रॉन्ग एंड दिस वाज टोल्ड टू मी बाय ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, नॉट ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर PC कटोच एंड मेजर जनरल VS बधवार। और फिर वो आते हैं, जब वो आए उधर हेलीकॉप्टर से, उन्होंने मुझे बिना कुछ एक सवाल बोलने तक का मौका नहीं दिया। ही सेज कि यू मूव डाउन फोर्थविथ। मैंने कहा सर व्हाट हैपेंड सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। नहीं यू मूव डाउन। तो जब उन्होंने मूव डाउन का ऑर्डर दिया तो नीचे 111 GR की लोकेशन थी, वहाँ आके मैं वहीं रुक गया।
अपने पिट्ठू विट्ठू सबके साथ में। और किस दिन की बात है ये 18 जून की बात है। ये रिमूव मी फ्रॉम द कमांड ऑफ द कंपनी, जो कि जिसको मैं प्रिपेयर कर रहा था, जिस कंपनी ने आगे हम जाके टास्क करके आए थे, एम्बुश लगा के पूरी कंपनी को सेट कर रहे थे हम कि किसी तरह ये हो जाए कि जो एक फोर्स बन जाए, फाइटिंग फोर्स की तरह से तैयारी बन जाए, ताकि वो एक मतलब मुक्के की तरह काम करे, एक कोहेसिव फोर्स की तरह काम करे। तो फिर वो आए, उन्होंने कुछ इस तरह की जो भी पीछे से उन्होंने जो है बातचीत करी मुझे नीचे भेज के। तो मैंने तुरंत ही ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब को, फिर जैसे ही वो अवेलेबल हुए, तो मैंने कहा कि सर ये तो मिसकन्वीनियंस हो गया, मैं तो छुट्टी से पहले ही मैं तो इसी चीज़ के लिए रिज्वाइन किया मैंने। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, तो जो अनफिट हैं वो तो मेरे ट्रूप्स हैं, मैं तो फिट हुआ एंड आई वांट टू वॉलंटियर फॉर एनी टास्क विच इज़ ऑन गोइंग। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट मी आई रिवर्ट टू यू। फिर वो बाद में उन्होंने ट्रायल में बताया कि सीओ कर्नल ए के श्रीवास्तव नहीं मानते थे मेरे को दोबारा यूज़ करने का मौका देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों से कि कहीं इन्होंने ये जो पूरा स्टेज मैनेज किया था वो इस चीज़ के लिए था कि तब तक उनको रियलाइज़ हो गया था कि इस बंदे ने मुझे, इस अफसर ने रिपोर्ट किया हुआ है 5770 का, एंड ही इज़ अ आउटस्पोकन पर्सन, ही डजंट मेलो डाउन, मतलब आई एम वेरी फोर्थराइट इन स्पीकिंग। तो इस तरह की जो भी चीज़ उनके माइंड में रही और इन्होंने पूरा इस तरह की चीज़ हैच करी, तो उन्होंने मतलब मेरे को दोबारा मौका ही नहीं दिया, जबकि मैंने कई बार ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट किया इन्होंने, लेकिन सीओ हमेशा आके रोक देते, क्योंकि अब सीओ बीच में आ गए। इज़ एक्चुअली आफ्टर हिज अराइवल ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह सीज टू बी माई सीओ एंड कर्नल श्रीवास्तव बिकेम माई सीओ। तो ये सब बातें रही जी। तो ये पूरी कहानी आपने बताई जब तक आपको सैक किया गया। जी जी जी। तो अब बात आती है कि ट्रायल में क्या हुआ, जो कोर्ट मार्शल बोलते हैं जिसको जी, वहां पे कुछ बातें तो हमने डिस्कस कर ली जी। अब जो चीजें डिस्कस नहीं हुई हैं जी, उसको थोड़ा लेते हैं कि क्या क्या, और क्या क्या एक बार पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या चार्जेस थे आपके खिलाफ, और क्या जो थे जिस पे आप एक्विट हुए, किस पे कन्विक्ट हुए। देखिए, मेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल में 2 चार्जेस थे, और आर्मी एक्ट सेक्शन 41 जो ये रीड करता है कि व्हेन ऑर्डर्ड बाय ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, इट रीड्स, उसका जो टाइटल है डिसोबीडियंस ऑफ लॉफुल कमांड, refused to do so by stating that his troops are in a unfit state to launch an attack and work to that effect. और alternative charge था Army Act Section 63 prejudicial to good order and military discipline when ordered by Brigadier Devendra Singh to attack .5203 improperly stated that his troops and himself are unfit for an attack operation. तो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जब ट्रायल में आए, ही वॉज प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। हालांकि आज तक उन्होंने, अब आप देखिए कि पूरा सेना का जो लीगल तंत्र है वो कैसे काम करता है। ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह आए, पहले दिन आए, और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी में पूरा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ब्रीफिंग दी, एंड तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन में ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह साहब को, मेरे काउंसिल जो थे, उन्होंने पूछा कि सर ये आपने क्या ऑर्डर क्या दिया। कहते कि नहीं, आई डिड नॉट ऑर्डर हिम टू अटैक .5203। अटैक तो 5 दिन बाद, 5 दिन बाद लॉन्च होना था, उसके लिए दूसरी कंपनी भी आनी थी और वो सब होना था। तो मैंने 15 जून को कोई आदेश दिया ही नहीं अटैक का, और उसके बाद भी नहीं दिया। तो जब ये बात आ गई तो मेरा ट्रायल मेरी तरफ से तो इट इज ऑल ओवर। तो मतलब जब अटैक का ऑर्डर ही नहीं दिया तो डिसोबे का तो बात ही नहीं आती। क्योंकि दोनों चार्जेस में की रीडिंग लाइन नहीं है, क्योंकि चार्ज का आपको हर एक पार्ट प्रूव करना पड़ता है। एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। पर फौज में, खासकर मेरे केस में ये था कि मोस्टली फौज में अदर वे राउंड, अगर आपका ट्रायल जूनियर अफसर का शुरू हो गया है तो मतलब यू आर प्रिज्यूम्ड गिल्टी। दिस इज माय एज अ एडवोकेट ऑल्सो आई से कि हालांकि प्रोसीजर कुछ और कहता है, लेकिन वो किताब और ग्राउंड सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है इन प्रैक्टिस। स्केपगोटिंग या कोई ना कोई मोटिव होता है जी। कोई जो ट्रायल ऑर्डर होता है, या तो जैक ब्रांच के पास सर्टेन नंबर्स होते हैं कि हर साल में इतना कोटा पूरा करना है, तभी उनकी वैकेंसीज। और क्या बात कर रहे हो, इट इज़ ट्रू। आप देखिए कि एक आपको, और ये मोस्टली जूनियर ऑफिसर्स मिलेंगे, आप कर्नल्स एंड बिलो। जो किसी जनरल है उसका कभी 5-7 साल में कभी होगा, वो भी उसको लॉस ऑफ सीनियरिटी या फॉर द पर्पस ऑफ पेंशन 2 साल। और जो जूनियर ऑफिसर है उसको क्या मिलेगा, कैशियरिंग एंड RI, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इससे नीचे बात नहीं होती जी किसी भी कैप्टन मेजर की। उसकी कर्नल रैंक का है तो हो सकता है उसको टू रिटायर कंपल्सरीली विद पेंशन, इस तरह का कोई वो कर दे। हाँ, ये भी एक सिस्टम है जी, पूरी हायरार्की है इन डीलिंग ऑफ लॉ। अदरवाइज एवरीबडी इज सपोज्ड टू बी इक्वल।
जो हाँ, अब वो आए, उन्होंने कह दिया, तो मेरी तरफ से तो ट्रायल और इवन कोर्ट के कुछ मेंबर्स की भी बॉडी लैंग्वेज यही थी कि यार ये तो ट्रायल इज ओवर। लेकिन फिर उन्होंने घुमा फिरा के ऐसे वैसे जो है समहाउ दे कंटिन्यूड विद द ट्रायल। और उस ट्रायल में भी फायदा ये हुआ, मेरा ही फायदा हुआ कि सारी एविडेंस आ गई। क्योंकि अदरवाइज जिसमें कि सबसे अहम था सीओ का क्रॉस एग्जामिनेशन भी, कर्नल ए.के. श्रीवास्तव। इससे बहुत सारे, हाँ, उससे बहुत सारी एविडेंसेस जो हैं फंक्शनिंग के ऊपर कि कारगिल वॉर के दौरान एक यूनिट में क्या फंक्शनिंग हो सकती है और एक ब्रिगेड और मतलब क्या चल रहा है, उन्होंने सारा बयान किया है। जो ये मेरे पास किताब मतलब पूरा रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तभी मैंने कहा कि साहब, मैंने नोटिस में भी लिखा है कि मेरे जो ट्रायल के अंदर आपको पूरी कोई भी एक सैंपल यूनिट मिल जाएगा कि कैसे फंक्शनिंग हो रही थी, कि हथियार, नए हथियार रखे हुए हैं लेकिन दिए नहीं जा रहे, और आप भेज रहे हो कि जाओ और वो करो, और उसके बारे में बताया भी नहीं जा रहा, किसी को आप बोल भी नहीं रहे हो कि, और फाइनली वही ट्रुप्स जो मेरे मतलब साथ में आए थे, जिनके पास वो था, उनमें से जो 2-4 लिए गए, उनको इंसास वहीं पे मौके पे अरेंज करके, क्योंकि सीओ की पावर्स ज़्यादा होती हैं, वो ले दे के उन्होंने कंप्लीट कर दिया जी, बोरोइंग बैक, बोरो स्टील जो भी। ट्रायल में ये क्लियरली रिकॉर्ड किया। और फिर जब विटनेसेस की गवाही आई, उसमें एक और थे, मेजर सैयद नियामतुल्लाह, उन्होंने भी ये बात बोली कि भाई ही नेवर रिफ्यूज फॉर एनी अटैक। उनकी गवाही भी, जबकि वो ब्रिगेड कमांडर के, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह के ऑफिसर थे, सिग्नल ऑफिसर थे वो उन्होंने भी ये गवाही, मतलब तत्कालीन सिग्नल ऑफिसर थे। तो फिर कन्विक्शन किस बात पे हुआ? हाँ, फिर उन्होंने एक, देखिए फौज के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है आर्मी एक्ट सेक्शन 63, जिसको जो सेना का लीगल तंत्र है वो मिसयूज करता है एक्चुअली इस प्रोविजन को। तो अच्छी कैसे हुई? अच्छी इसलिए हुई कि वो उनके लिए अच्छी है जी। अच्छा। अच्छी इन द सेंस इट इज, यू कैन से इट इज अ सटायर, एक व्यंग कह रहा हूं मैं कि आप कोई भी चीज होगी कि आपकी जो ये शर्ट का बटन अगर खुला रह गया तो वहां से लेके बड़े से बड़ा चार्ज जो है वो 63 में डाल के, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ प्रोविजन है कि जब उनको किसी आदमी को, कालू इंडियन को करना होता था ना, सॉर्ट आउट करना होता था कि शान में गोरा साहब की गुस्ताखी हो गई, तो वो उसको जब कोई चीज प्रूव नहीं होती थी तो अल्टीमेटली वो 63 में ले आते थे, और वही प्रोविजन इंडियन आर्मी ने अपने कॉलोनियल पास्ट को कंटिन्यू किया हुआ है एज इट इज। और ये जो लीगल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एएफटी एटसेट्रा, अब एएफटी देखिए 2010 के आसपास फंक्शनल हो गई थी। अब ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह का केस अभी 13-14 साल से एएफटी के अंदर ही है और कुछ नहीं हुआ, उसका कोई डिसीजन नहीं है उस पर। तो ये जो बहुत साथ साथ जो ट्रायल के साथ साथ और बाकी बातें निकल आती हैं, तो उनमें से एक बात ये भी है। तो फाइनली जब ये प्रोसिक्यूशन विटनेस क्लोज हो गए, हमने प्ली ऑफ नो केस डाली कि साहब हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है आपके पास, तो उन्होंने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करना मीन्स कि उसका लीगल इम्प्लीकेशन ये है, जिसको हमने अपने सबमिशन में भी लिखा, कि जब आप ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बाद में अगर कोई केस हमारी तरफ से नहीं है तो हम कोई डिफेंस प्रेजेंट नहीं कर रहे, एंड फ्रॉम आवर साइड द केस इज क्लोज्ड, तो आपको अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, कि आपके पास, आपको लगता है कि मटेरियल है। लेकिन फिर उन्होंने कोर्ट विटनेस में मेजर जनरल वीएस बुधवार को बुलाया, जिन्होंने आधी बातों के उनको क्वेश्चन ही डिसअलाउ कर दिए क्रॉस एग्जामिनेशन में, जो भी हम पूछते थे। और मेजर जनरल बुधवार ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला ट्रायल में ऑन ओथ, जिसके लिए मैंने उनको वहीं कोर्ट रूम के अंदर स्लाइमी एंड लायर कहा था, जो एशियन एज मैगजीन में छपा भी था। मेजर कॉल्स, उनकी हेडलाइन थी, मेजर कॉल्स मेजर जनरल स्लाइमी एंड लायर। और उस कोर्ट में जीसीएम में बहुत सारे आपके रिपोर्टर्स उसको अटेंड करते थे, इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क टाइम्स से भी रिपोर्टर आए थे, जॉन ऑफ बंस। तो उसमें डेली ये होता था कि जो कोर्ट के लोग थे, जो प्रोसीडिंग थी, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं प्रोसीडिंग पढ़ के कि ये कोई कोर्ट वोट चल रहा है। वहाँ पे सरेआम मतलब जोर जोर से बातें हो रही हैं, इन द सेंस की फ्रॉम माई साइड ओनली, बिकॉज आई यूज टू पॉइंट इट आउट कि यू हैव नो कॉन्शियस, यू हैव नो मॉरल दिस थिंग। वो गवाह कुछ बोल रहा है, आप नोट कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी हुई। बट बहरहाल वो छोड़ दीजिए, नहीं हम उसको छोड़ देते हैं जी। अच्छा, they used to try, and the moment they used to try, I used to get agitated and point it out। तो वो फाइनली वो चीज़ कुछ हद तक हुई और कुछ हद तक नहीं हो पाई, और इस ट्रायल में ये सब करके फाइनली उन्होंने आर्मी एक्ट नहीं, ये बुधवार जो जनरल बुधवार ने बोला, वो क्या बात थी जो उन्होंने झूठ बोला? हाँ, उन्होंने, देखिए हमने उनका जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपने 16 जून को मेजर भटनागर को कोई आदेश दिया था? तो वो बोले कि नहीं, कोई आदेश नहीं दिया। फिर उनसे पूछा कि आपको जीओसी क्या हुआ था उस समय? तो बोले कि जेसीओ ने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो ही कंफर्म्ड ऑल दैट वर्जन। फिर फाइनली जो बात पहले सर्टिफाई हो रखी थी
यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जो कन्वीनिंग अथॉरिटी थी जिन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की, वो भी मेजर जनरल बदवार, अपने केस में वो गवाह भी और वो जज भी, क्योंकि कन्वीनिंग अथॉरिटी इज बेसिकली द सुपरिटेंडिंग बॉडी ऑफ एनी प्रोसीडिंग। जो ओरिजिनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो उसमें कैप्टन बिष्ट का स्टेटमेंट आया हुआ है कि क्लियरली कि मेजर भटनागर टोल्ड जीओसी दैट इफ ऑर्डर्ड वी विल गो फॉर एनी टास्क। ये बात उन्होंने इस दौरान वो कभी नहीं आए, मतलब कभी भी ये बात उनसे पूछी नहीं गई या निकली नहीं। और फाइनली जब ट्रायल में कोर्ट ने क्या किया, उनको एज अ कोर्ट विटनेस बुलाया और कोर्ट विटनेस के तौर पे बुला के फिर उनसे एग्जामिनेशन शुरू किया। तो जो कोर्ट विटनेस होता है, अगर आपको लगता था कि मेरे खिलाफ एविडेंस है तो मैटर शुड हैव एंडेड देयर। आपको कोर्ट विटनेस की जरूरत नहीं होनी थी, आपके पास सबूत थे प्राइमा फेसाई, आप उसको कन्विक्ट करते, क्योंकि मैं बोल चुका था कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना अपने डिफेंस में, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल वर्ड, बिकॉज योर विटनेसेस हैव स्पोकन ऑल इन माय फेवर एंड देयर इज नो ऑफेंस मेड आउट। तो उन्होंने उनको बुलाया और फिर ये बात उन्होंने झूठ बोली कि मेजर भटनागर डिड नॉट टेल मी व्हेन ऑर्डर्ड बाय ब्रिगेडियर मेजर भटनागर डिड नॉट टेल मी दैट इफ ऑर्डर्ड वी विल गो फॉर एनी टास्क। हालांकि ये स्टेटमेंट मान लीजिए नहीं भी बोला तो भी जब आपने कोई आदेश ही नहीं दिया, कहीं से कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो आप किस बेस पे ये बोल सकते हैं कि व्हेन ऑर्डर्ड बाय, तो नेगेटिव हो गया ना। हाँ, मतलब पॉजिटिव क्या है इसमें, ये तो इन्होंने नेगेटिव को प्रूव नहीं किया। नेगेटिव उन्होंने, देखिए जो चार्ज है वो मेरे को 15 जून का लगा है ना जी, ये तो चार्ज ही नहीं है। हाँ, चार्ज ही नहीं है, ये चार्ज ही नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि उसने ये नहीं बोला, तो नहीं बोला तो क्या हो गया। अगर उन्होंने नहीं भी बोला, वो तो जब शुरुआत दैट इज नॉट इवन एन इशू। सो दिस इज व्हाट, जो एक एज अ लेमैन आप समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको जो जुडिशियल तंत्र है वो इसको इतना घुमा फिरा देता है ना जी, इफ्स एंड बट्स। वो कभी सीधी बात या सीधी एविडेंस पे कार्रवाई जो है, अगर ऐसा था तो आपको बदवार की, जनरल बदवार की एविडेंस की ज़रूरत ही क्या थी इस कोर्ट में। आप करते, कन्विक्ट करते जो आपने जिस भी चार्ज में करना था। तो फाइनली कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक्विटेड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, डिसोबीडियंस ऑफ लॉफुल कमांड में आपका कोई दोष नहीं पाया गया, एविडेंस नहीं है। और जो दूसरा है वो आर्मी एक्ट सेक्शन 6 की आपने इम्प्रॉपरली बोला, झूठ भी नहीं बोला। अब आप देखिए एवरमेंट ऑफ द चार्ज देखिए कि व्हेन ऑर्डर्ड बाय ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह टू अटैक पॉइंट 5203, ये गोल है, उन्होंने कभी ऑर्डर दिया ही नहीं, इम्प्रॉपरली स्टेटेड। अब आप इस चार्ज को देखिए कि आप इम्प्रॉपरली का क्या मतलब है। आप लड़ाई के मैदान में अगर कोई कमांडर जो बाहर के एरिया से आया है, जिसको एक बताया जा रहा है कि अब मैं आपको बोलूं कि अभी कार लो, आप मान लीजिए मेरे अंडर हैं और आप अभी दिल्ली पहुंच जाओ 2 घंटे में, आप बोलते हो साहब मैं ड्राइवर तो बहुत अच्छा हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी, लेकिन मेरा एक टायर नहीं है, अभी मैं 3 चक्कों पे नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं चलेगी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, 2 घंटे तो क्या 4 घंटे में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो इस चीज़ को ये स्टेटमेंट इम्प्रॉपर कैसे हो सकता है। ये एक हमारे जो जनरल्स की हाई हैंडेडनेस है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को, उनको ये है कि एक मेजर जो है वो हमारे सामने बोल ही कैसे सकता है। क्योंकि अगर ऐसा था, अगर मैंने कुछ गलत बोला था 15 जून को, तो ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने मेरे को उसी टाइम रिमूव करके भेज देना था ना। ही इज़ अ ब्रिगेडियर, यू सी, एंड ही इज़ माई कमांडर इन वॉर, ही इज़ माई CO इन वॉर। So how can anybody take offense to it when Brigadier Devendra Singh himself says, और शायद मैं किसी इंटरव्यू में देख रहा था कि वो मेरी तारीफ भी करते हैं जी कहीं कहीं। He addresses me as an intelligent officer, he addresses me कि he was a good officer, या इस तरह की चीज़ वो बाद के भी इंटरव्यूज़ में जो कुछ एक जगह उन्होंने बोला हुआ है। तो कहीं किसी भी तरह से ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने, बिकॉज ही वाज अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड ही न्यू दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, तो उन्होंने, उनको तो खुद ही मतलब इन लोगों ने वो बाद में उनको फंसा दिया। तो इसमें जो एक ओवरवेलमिंग रियलिटी जो है इस पूरे वॉर की ये है कि जिन जिन लोगों ने एक्चुअली काम किया, जिन जिन लोगों ने, देखिए 3 स्टेजेस में है ये, बिफोर द वॉर, ड्यूरिंग वॉर एंड आफ्टर द वॉर। जिन्होंने बिफोर वॉर वार्निंग दी, कैप्टन सौरभ कालिया शहीद हो गए, मेरा आपको पता है कि क्या हुआ, हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं। और ड्यूरिंग द वॉर जिन लोगों ने सेंस पुट करने की कोशिश की, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, कई लोग बच गए सैक होने से या रिमूवल फ्रॉम कमांड से या कोर्ट मार्शल से। और इनमें से कई ऐसे होंगे कि जिनको ज़बरदस्ती एक तरह से प्रेशराइज करके, जैसे बाकी लोगों पे एक CO रैंक का आदमी बोल रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर आता था ऊपर से, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, ही इज टेलिंग कि वो इसको सैक कर दो। और जब मैंने 2IC बोला कि आप 2IC को हैंड ओवर कर दो कमांड, 2IC रिफ्यूज, तो वो ही रिटेन कर लिए गए। ये प्रेशर वाली बात उन्होंने कई बार बोली है, कई बार बोली। तो जो ये प्रेशर था, आप क्यों डाल रहे हैं? अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ बैटल ऑफ लोंगेवाल से, जिसमें
इंडिया के लगभग एक कंपनी स्ट्रेंथ ने 120-130 आदमियों ने पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा आदमी मार दिए थे। और उनको बोला गया था कि आप विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉ कर जाओ, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सपोर्ट यू, सो वी डोंट वांट टू हैव द मैन किल्ड। 71 वॉर की बात है ये, तो जिस पे बॉर्डर मूवी बनी है। बॉर्डर मूवी बनी है, तो वो उनको विड्रॉ, मतलब आप एक फील्ड कमांडर को देखिए, उस 1971 में कितना ट्रस्ट होता था आर्मी के जनरल्स का और कमांड का, कि वो एक कंपनी कमांडर को अथॉरिटी देते थे कि आपका डिसीजन है, बिकॉज ही इज इन टच विद द ट्रूप्स, और वो कभी भी यूनिट की इज्जत या इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, वो जान दे देगा लेकिन करेगा नहीं, प्रोवाइडेड कुछ तो अचीव हो, या तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते करते आपने जान दे दी। जबकि बेस्ट तो ये होता है कि दुश्मन को ठोक दो और आपकी कैजुअलिटी ना हो, जैसा कैप्टन चीमा ने 0.5770 पे किया, और उनको क्या दिया, सेना मेडल। इट इज अ पीवीसी लेवल अटैक। मैं उनका, हाँ मैं वही देख रहा था जिस तरीके से जनरल वीपी मलिक ने अपनी पुस्तक में वो लिखा है, वो ब्रेवरी लिखी है। हाँ, वो तो परमवीर चक्र के बिल्कुल, जैसे हमने सूबेदार बाना सिंह को दिया है। Exactly. उनकी कैप्टन चीमा डिजर्व्स अ पीवीसी। Exactly. आप सोचिए, इट रिक्वायर गट्स, जिस हिसाब से वो ऑपरेशन हुआ था, तो ये पहुंच के और वहां पे उन्होंने 12 एक अफसर और 11 पाकिस्तानी जो ये मारे थे। तो ये कोई छोटी बात नहीं, वो कैप्टन रैंक का अफसर, वो भी ऐसा नहीं कि कोई 900 किया। और वो चढ़ाई क्या थी, 1 किलोमीटर? वो चढ़ाई आप देख लीजिए जी, वो चढ़ाई ऐसा फीचर है, वो लगभग 1 किलोमीटर 80 डिग्री के आसपास ऐसी क्लाइंब है। और वहाँ उस टेम्परेचर पे मैं वहाँ खुद, जैसे हम चढ़ते थे तो रोप फिक्स हो रखी हैं, उसके बाद भी जो आप ग्लव्स डाल के चलते हैं ना, अंदर ग्लव्स के अंदर सियाचिन क्लोथिंग के बावजूद भी, तो क्या होता है, हम लोग रोप में नॉट्स डाल के रखते हैं ताकि ग्रिप रहे, उसके बावजूद उंगलियां ऐसी हो जाती हैं कि आधा आधा घंटे तक आपकी उंगली मुड़ेगी भी नहीं जी, इतनी ठंड होती है ग्लव्स के बावजूद, बिकॉज रस्सी तो ठंडी है और आप लगातार कॉन्टैक्ट, एक हाथ बढ़ाया आपने, दूसरा बढ़ाया, तो जो वो चीज़ उन्होंने अचीव करी, इट इज एन, मतलब नियर इम्पॉसिबल टास्क व्हाट दे हैव डन। वो वहाँ जाके बैठ के उन्होंने रिकनसाइल किया सब कुछ करके, एंड फाइनली दे कुड रीच इन टाइम, दे कुड अचीव द सरप्राइज, एवरीथिंग वर्क। तो वो कहते हैं ना, गॉड फेवर्स द ब्रेव, तो उन्होंने किया और अचीव किया। और आपने मैं एक ऐड देखता हूँ मैं कहीं, वो सॉरी आई सी इट समटाइम्स, की एक वो दिखाया कि एक बॉस बैठा हुआ है और वो जूनियर आता है मार्केटिंग का, कहता है कि यू हैव अचीव ग्रेट टारगेट्स, तुमने इतने सैकड़ों करोड़ का इतने का फायदा कराया हुआ है, एंड हेयर इज योर अप्रेजल। वो एक बॉक्स होता है, उसके अंदर 2 मूंगफली के दाने होते हैं, पीनट्स। तो मुझे तुरंत ही वो ऐड ध्यान में आता है कि देखिए, दिस इज व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। और खुद मतलब युद्ध सेना मेडल और पता नहीं क्या क्या, हाँ, वो हेडक्वार्टर्स में बैठे लोग। तो ये चीज बदलनी चाहिए। बात ये नहीं है, देखिए ये हम इस पे बैठ के इनिशियली हंस सकते हैं, लेकिन ये बड़ी गहरी बात है जी। इसके ऊपर लोगों की जान लगी है, देश की सुरक्षा लगी है। अब आप इस चीज़ को, ओवरवेलमिंग रियलिटी कारगिल वॉर की देखिए, कि जो लोग, तो आप कैप्टन रैंक से लेके ब्रिगेडियर रैंक तक जिन लोगों ने कारगिल वॉर फ्रंट पे लड़ा, उनकी एक संख्या लीजिए, उनके नाम भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेना के तंत्र से ये पूछिए कि इनमें से कितने लोग को मेजर जनरल बनाया आपने। क्योंकि एक सोल्जर का अल्टीमेट टेस्ट जो है ऑफिसर का, वो यही होता है ना कि वो उसने जंग देखी हो, वो भी कारगिल जैसी जंग जो पूरी दुनिया में मिसाल है। इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध, इतनी एडवर्सिटीज में लड़ा गया युद्ध। तो आप सोचिए, और जो ब्रिगेडियर देविंदर सिंह एट वन टाइम ही वॉज कमांडिंग, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ ब्रिगेडियर देविंदर सिंह का कि मेरी आंखों देखी बात है उस कमांडर का काम। मैं यालदौर में था, तो एक होता है ना कि आप दिल से बोलते हैं कि यार ये है, इसके अगर ये बोलेगा कि जा गोली के आगे खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये होता है लीडर। दैट इज व्हाट द लीडरशिप ऑफ ब्रिगेडियर देविंदर सिंह वाज, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है जमीन पे। इसलिए उनको ट्रूप्स बहुत रिगार्ड करते हैं। जितने भी ऑफिसर्स ने उनको, उनके नीचे काम किया है, कभी भी आप बात करेंगे, आप कभी भी ब्रिगेडियर देविंदर सिंह के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सुनेंगे किसी भी जूनियर से जिसने भी उनके अंडर काम किया है। तो ब्रिगेडियर देविंदर सिंह का एक टाइम पे वो 11 बटालियन कमांड कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क जो था वो इनका था। क्योंकि जो बटालियन में आप, अगर आप वहाँ कभी जाएं तो आप देखेंगे कि उस हेलीपोर्ट के बियॉन्ड आपको कुछ दिखता ही नहीं है। वो जो यालदौर नाला आता है, वो घूम घूम के, मतलब आप यहाँ चलेंगे तो पता चलेगा फिर आगे आपको फिर दिख रहा है। So it is something like you are facing a wall and an enemy which is sitting on top, well entrenched top, जिसके बारे में, और एक बाहर से आके ब्रिगेड जो आता है, ब्रिगेड कमांडर, उसका हेडक्वार्टर नहीं, वो आगे बैठा हुआ है, मतलब फायर के बीच में बैठा हुआ है। वहीं पे आप देखेंगे कि वो किसी बोल्डर के नीचे वो ब्रिगेड कमांडर बैठा है, दूसरे बोल्डर के नीचे दूसरे लोग बैठे हुए हैं कवर लेके, बिकॉज एनिमी दनादन दाग रहा है जो उसके पास है, वो तो आपको जीने नहीं देगा ना।
तो इन्होंने, और जो इवन जो स्ट्रेटेजी ली इन्होंने, अब वो 11 बटालियन कमांड कर रहे हैं, एंड यू विल बी शॉक टू नो दैट ही वाज नेवर गिवन अ प्रमोशन टू मेजर जनरल, एंड ही वाज नेवर गिवन अ वॉर मेडल। अरे उनका तो पनिशमेंट हुआ है, उनको पनिश किया गया है। सबसे जो सक्सेसफुल और सबसे पहले जिसको क्लियर किया गया, बिल्कुल, वो बटालिक सेक्टर एंड विद लीस्ट कैजुअलिटीज। हमारे जो एक मेरे लीगल सर्कल्स में बात होती थी कि एक्चुअली एट अ टाइम दे वर ट्राइंग टू आल्सो एडजस्ट ब्रिगेडियर ए के दुग्गल हु वाज डिप्टी जीओसी 3 इन्फेंट्री डिव। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने 2 कमांडर लगा दिए थे वहां पे। अच्छा। जबकि कमांडर एक ही हो सकता है किसी भी ब्रिगेड का या किसी भी यूनिट का, चाहे सीओ चाहे कंपनी है। That's true. तो यू नेवर हैव टू, जैसे बोलते हैं ना, 2 बाप नहीं होते। ये ब्रिगेडियर देवेंद्र ने भी बताया था बाद में कि ऐसे ऐसे। तो ये वो इस तरह की चीजें करके, मतलब दे आर मैनी, दिस इज आफ्टर द वॉर स्टेज, कि वो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स की। कुछ जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो उनके पर्सनली ब्लू आइड लोग हैं, नॉट ऑपरेशनली। तो वो जो पूरी सक्सेस थी, पूरा जो बटालिक था एनिमी के हिसाब से, तो कोलैप्स हो गया। उन्होंने, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने लोगों की वो हालत कर दी थी एनिमी की, कि वो एक, अगर कुछ दिन और वो टिक जाते तो वो बोलते कि हाथ जोड़ के हमें जाने का रास्ता दे दो, बस यहाँ भूख प्यास से मर रहे हैं। दैट वुड हैव बीन देयर स्टेट। और जो उन्होंने बोला भी है, पाकिस्तान के जो अकाउंट्स मिलते हैं आपको, कि उनका बहुत बुरा हाल हो गया था एनिमी का, एंड दैट इज व्हाट ही अचीव दिस rather than frontal attacks, या even जो 5203 का अटैक था, it is because he planned it so brilliantly. It is just that कि मेरी कंपनी, जो समय जो मेरे ट्रूप्स थे वो उसमें फिट नहीं हो रहे थे, and he took no offense to it. He said it, he minced no word about the reality what happened. He says कि मैंने कभी भी इस बारे में कंप्लेंट ही नहीं की कि मेजर भटनागर ने कोई इनअप्रोप्रिएट वो किया था या स्टेटमेंट दिया था। एंड he says कि I was constantly employing जो उनके फिट ट्रूप्स और जितने भी रिसोर्सेज थे मेजर भटनागर के, वो यूज करता रहा। उन्होंने ट्रायल में गवाही दी है। अब पता नहीं उनका क्या इम्प्रॉपर के लिए, अब वो शायद मेरे केस में ये गवाही देने की वजह से, या ये पता नहीं लगा जी किसी इन्वेस्टिगेशन, ना ही ये बताया गया आज तक उनको कि भाई आपका दोष क्या था कि जो आपको प्रमोट नहीं किया गया। और वहीं देखिए कि जो पीआरओ हुआ करते थे, दो पर्सनली आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट ऑल दीज पीपल, बिकॉज दे आर लीगली दे आर राइजिंग इन द सिस्टम। पर मैं आपको एक ओवरवेलमिंग रियलिटी बता रहा हूँ कि जो जंग लड़ रहे हैं लोग, कैप्टन रैंक से लेके ब्रिगेडियर रैंक जो है, वो एक्चुअली जंग लड़ने में, मतलब ब्रिगेडियर तक भी थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन जैसे आप ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह जो कि बैठे ही उधर हैं, जो एक वहाँ प्लाटून कमांडर बैठा है, एक सेक्शन कमांडर, एक जो वहीं पे वो कमांडर बैठा है, और उसको आप प्रमोट नहीं करते जो आपको पूरी सक्सेस देता है। व्हाट कुड बी द रीजंस? क्या इस चीज़ पे, मतलब आप सोचिए कि कहीं ना कहीं इसको, क्योंकि आप क्या मिसाल पेश कर रहे हैं, आप जो कारगिल वॉर के बारे में ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह का नाम इन दी हार्ट ऑफ हार्ट्स पूरी इंडियन आर्मी जानती है। एवरीबडी नोज दैट मैन व्हाट ही एक्चुअली इज, एंड यू सेट एन एग्जाम्पल कि भाई ना ना ना, प्रमोशन का रास्ता ये नहीं है। प्रमोशन का रास्ता क्या है? नेटवर्किंग, पीस टाइम सोल्जरी, पार्टीज, ऑब्लिगेशन भी जिस भी तरह के होते हो, आई डोंट नो। सो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज मैं एक, मतलब मैंने तो सीधे फील्ड में ही, मेरे 9-10 साल जो है उसमें 7 साल मैंने 6-7 साल फील्ड में गुजारे हैं। किसी से लेना देना, अपना काम करना। पीस टाइम में बहुत कम नौकरी रही, उसमें भी मैं कॉम्पिटिशन्स पे कॉम्पिटिशन लड़ता। जैसे 111 GR की जो घातक प्लाटून जो कैप्टन मनोज पांडे के साथ उन्होंने इतनी सक्सेस अचीव की, वो प्लाटून मेरी रेस करी हुई है जी, एज अ यंग ऑफिसर इन 111 GR। तो ये अब इस वॉर के जो लेसन्स हैं, वो हमको 25 साल बाद भी, जो मेरा लीगल नोटिस ट्रिगर हुआ, उसमें मैंने सारी बातें लिस्ट की हैं कि सर आप देखिए ना कि जनरल्स के पर्सनली, मैं कभी ये नहीं बोलता एवरी जनरल सन और स्किन, वो हमारा ब्रदर इन आर्म्स है। यहाँ तक कि अगर कभी किसी जनरल के ऊपर गोली चलेगी तो हम उसके आगे खड़े होने का राजी हैं कि नहीं, हमारे जनरल को कैसे कोई हाथ लगा सकता है। दैट इज़ द फीलिंग वी हैव फॉर आवर जनरल्स। और वो वहीं पे आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो एनिमी के फायर जोन के बाहर रहते हैं लड़ाई के दौरान, सिर्फ मेडल लेने के लिए उस एरिया में वो बैठे हुए हैं, और बाद में वो वही प्रमोट होके आगे बढ़ते हैं। अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर। अब आप देखिए कि अमोल अस्थाना, लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल अस्थाना, ही डिड नॉट मेक इट टू बियॉन्ड ब्रिगेडियर रैंक पे उनका कैरियर खत्म हो गया। 111 GR के जो सीओ थे। सो ये आप, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ये जो यूनिट्स और सीओज आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, ही डिडंट मेक इट बिकॉज ब्रिगेडियर टाइगर हिल और तोलोलिंग दोनों के कैप्चर में उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल, बट डिड ही मेक इट टू अ मेजर जनरल? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने एक्चुअली में परफॉर्म किया, जो ऑफिसर्स थे, उनको उतना प्रमोशन नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रिकॉर्ड दिखा रहा है, आप कह रहे हैं। आप जो है पब्लिक डोमेन में है, आप मुझे बताइए ना, अगर आप इस व्यू के साथ
आपके मन में ये विचार नहीं आता कि ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को क्यों नहीं प्रमोट किया गया, या ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर मेजर जनरल क्यों नहीं बने, या लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल अस्थाना क्यों नहीं बने? क्योंकि देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल वो भी उनकी 38-40 साल उम्र होगी, उस हालत में भी वो ट्रुप्स के साथ बैठे हैं और वो सब कर रहे हैं। तो क्या ये लोग ज़्यादा बड़े हैं, या जो आर्मी हेडक्वार्टर में पीआरओ बैठा है कर्नल साहब वो चीफ बन गया? जो हेडक्वार्टर्स के लोग थे उनको युद्ध सेवा मेडल मिल गया। 102 ब्रिगेड का आप वैसे नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन उनको USM मिला हुआ, उत्तम युद्ध सेवा मेडल। जबकि 5770 की रिपोर्ट उन्होंने शेयर नहीं की आगे, नेबरिंग ब्रिगेड को नहीं गई, या उन्होंने उस चीज की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कहीं पे। तो मतलब तभी मैं ये बोलता हूँ ना कि इसके लिए एक, चाहे आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन ना करें, और इसमें सारे जनरल्स इन्वॉल्व हैं आपस में, आप एक दूसरे को हाँ, वो एक तरह की, मुझे ऐसा लगता है कि किसी जनरल के ऊपर जैसे ही कोई बात आने लगती है उसको एक तरह की क्लैन बनी हुई है। अच्छा, जिस चीज का, और वही जो मतलब उसी क्लैन से लोग आएंगे। जो जनरल का आप कोई भी सन या सन इन लॉ देखेंगे लड़ाई में, वो उसी रेंज में दिखेगा। हालांकि आई विश देम ऑल गुड लक, आई विश देम दैट दे राइज अकॉर्डिंग टू वट एवर देयर ट्रू कैपेबिलिटीज आर, बट एट द सेम टाइम वी कांट डिनाई दिस डाटा। भाई भतीजावाद चल रहा है इसमें, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये लफ्ज यूज करना मेरे लिए ठीक है कि नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज नॉट फेयर टू द एक्सटेंट इट शुड बी इन द आर्मी। बिकॉज देखिए, हम बाकी लोगों से अलग हैं। हमारा जो सौदा है वो जिंदगी का सौदा होता है, देश की सुरक्षा का सौदा होता है। अगर हमारी यूनिट्स में, हमारी फाइटिंग फोर्स में, हम लॉ में तो कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीम टू बी डन, कि लोगों को पता भी लगना चाहिए कि जस्टिस हुआ है, तभी वो जस्टिस की इज्जत रहती है। इसीलिए जो हमारा सेना का तंत्र है, वी हैव द टफेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। आप इंडियन आर्मी के आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन ये ताकत किसकी है? ये अभी जो दिखता है वो ब्रिगेडियर्स एंड बिलो की, क्योंकि कारगिल वॉर में भी यही सिद्ध हुआ। अगर 1962 में चले जाएं तो वहां पे भी जो टॉप लीडरशिप थी उनमें भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदगी में अपनी कभी लड़ाई नहीं देखी, एंड दे फाउंड देमसेल्व्स ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड दे डिडंट नो व्हाट टू डू। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम आती है जब, बिकॉज दीज पीपल जिन्होंने कभी एक्शन नहीं देखा फ्रंट लाइंस पे, वो समझते नहीं है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मुश्किल आती है। जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो वही हरवाते हैं ना। 1962 में जो बुरा हाल हुआ उसमें भी कोई पनिश नहीं हुआ, जनरल्स कोई पनिश नहीं हुआ टॉप हायरार्की में, क्योंकि अगर वो होते तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी भी लगनी थी, और वही कारगिल वॉर में हुआ। देखिए, वो सिचुएशन अलग थी। इसमें आप अगर देखेंगे ना तो पूरी सेना का भी दोष नहीं था कारगिल वॉर के होने में। जनरल बधवार तक आके कहीं ना कहीं सुई, या मैं भी कोर कमांडर। लेकिन अभी मैं जब जनरल मलिक की किताब बार बार दोबारा पढ़ने लगा हूँ तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने .5770 का एज अ सोल्जर टू सोल्जर आई कैन मेक आउट, कि उन्होंने उसको कवरअप किया है कि भाई आप बोल रहे हो कि जी हॉस की टीम नहीं थी हमारे पास, रोप फिक्स करने वाली नहीं थी, एंड इट वाज अ रश फॉर द, एंड यू आर गोइंग एज इफ यू आर पुशिंग फॉर एन अटैक। नाउ यू मे से कि हम इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड होके गए थे कि बाई चांस वहाँ एनिमी हो, बट द क्वेश्चन इज कि व्हेन द रिपोर्ट्स आर बीइंग मेड, और जहाँ तक मैंने सुना है कि 27 राजपूत ने भी जब टेक ओवर करने आए थे 5 पैरा से, तो उस समय भी इस चीज़ के ऊपर एक बात और डिस्कशन हुआ था। और ये कोई छुपाने वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि इससे पूरे सिस्टम को असर पड़ता है, कई जनरेशंस तक असर पड़ता है। अब आप देखिए, जो 62 वॉर की मिसाल जनरल्स के लिए पेश हुई कि अगर आप, इफ़ यू आर इन अ गुड बुक्स विद सर्टेन पीपल एंड देयर ओन क्लैन ओनली राइजेस, तो यही चीज़ आगे, अब जो आगे की जनरेशन है वो क्या सबक लेंगे कि अगर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह बनोगे तो जनरल नहीं बनोगे। जनरल बनने के लिए कोई और ही क्वालिटी चाहिए। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ, आई थिंक, ये जो कारगिल का एपिसोड, जो हमें लेसन्स लर्न करने हैं। बिकॉज देश की सुरक्षा एक ऐसा मामला होता है, और जो जवानों, और जो वो भी ऐसी सेना की जिसका जवान और जूनियर अफसर आपके एक इशारे पे जान दे देता है। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में और जगह जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं मिलिट्री अफेयर्स में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में, वो क्लब करते हैं पूरे जनरलशिप को, पूरे जो ऑफिसर रैंक हैं उनको, और वो एक नरेटिव चल पड़ा है कि ये लोगों को कुछ पता तो है नहीं, दे आर ऑलवेज कोट बाय सरप्राइज, और इनको चाहिए ये हथियार चाहिए, उससे नीचे ये बात नहीं करते, या ये काम नहीं मानते, ये सरकार ये चाहती है, ये मेक इन इंडिया के वेपन्स यूज़ नहीं करना चाहती, ये इम्पोर्टेड चाहिए इनको सब कुछ। तो ये पूरा का पूरा जो ब्लेम लगता है आउटसाइड वर्ल्ड में,
ये पूरा ऑफिसर रैंक्स को क्लब करके देखा जाता है, जबकि कुछ लोग हैं जी, कुछ लोग हैं, लेकिन जो ब्लेम लगता है वो पूरे आर्मी के ये विडम्बना है। इसीलिए जरूरी है कि जो कारगिल वॉर में जो दोषी लोग थे, क्योंकि अभी ये मिलिट्री हिस्ट्री बन चुकी है जी, और इस बुक में सिवाय इसके कि ग्राउंड ट्रूप्स जो थे उन्होंने सर्विलेंस नहीं की, इंटेलिजेंस वालों ने नहीं दी, ये जनरल बदवार के बारे में बात ही नहीं करते। जबकि जो मेरा कोर्ट मार्शल है वो चीफ की नज़र से गुजरता है, जो मेरे कोर्ट मार्शल का रिकॉर्ड है, क्या इसको किसी ने पढ़ा ही नहीं? अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो भाई मेरा तंत्र जो है, मेरा घर मैं पहले ठीक करूंगा ना, जुडिशरी तो बाद में देखेगी। वो जजेस को कम से कम इतना टाइम लगता है, हालांकि यू गिव देम द कि वो आर्मी में किसी ने सर्विस तो नॉर्मली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस एटसेट्रा, दे आर फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बट वेरी फ्यू फ्रॉम यू आर हैविंग डीप नॉलेज ऑफ आर्मी वॉरफेयर। वो तो छोड़िए कि जो एक्टिव वॉर है, तो वो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो इतनी पोथी, बट अवर जनरल समबडी शुड रीड इट कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड। चलिए मेरा दोष था, मैं अपनी बात नहीं करता, ये मेरी लड़ाई नहीं है जी, ये चीज, ये जो लड़ाई है ये एक सेना के अंदर सुधार लाने की लड़ाई है। तो ये आप कह रहे हैं कि जनरल वीपी मलिक ने जो ये पुस्तक लिखी है इसमें झूठ लिखा है? देखिए, ये जिस वक्त उन्होंने लिखा, वेदर विद इंटेंशन और अदरवाइज, बट इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट, हाँ, क्योंकि ही ऑट टू हैव नोन। जब उनको पाकिस्तान वालों का अकाउंट पता है कि पाकिस्तान वालों ने इस समय प्लान किया, और उन्होंने, अरे भैया अपने आप सर, आप अपने घर वालों से तो बात कर लो, जो आपके अपने फौजी हैं, कभी आप बुला के तो पूछ लो कि what do you have to say, I can't deal with this or that, but actually tell your account कि when did you report 0.5770, are we that far? या कभी मेरे को किसी ने कमेटी में बुलाया, मैंने तो उल्टा सुब्रमण्यम कमेटी के आगे डिपोज करने की बात कही थी। दैट आप तो दोनों एक ही शहर में रहते हैं? हाँ, एक ही शहर में रहते हैं, कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं। इनफैक्ट जो मैंने बुक लिखी थी, मैंने उनको प्रेजेंट भी करी है, और मैंने उसमें ये चीज़ मेंशन की है कि जो जनरल मलिक साहब थे, उनके आने के बाद में यू सी लॉट ऑफ सैंक्टिटी एंड लॉट ऑफ, एज अ जनरल उन्होंने वो रोका कि ये यहाँ से उठा के वहाँ, ही डिड थिंग्स इन अ मच बेटर वे लेटर। बट उनके लेटर के बाद में ये हुआ कि जब वॉर ओवर हुई, उसके बाद में एज एफ कोई ब्लेम नहीं, जो एक्चुअली जो गलतियां हुई हमसे, जिसकी वजह से पूरा कारगिल हुआ, उनको सुधारा। आप बोल रहे हो, आप खुद भी बोलते हो कि फ्रॉम की इंटेलिजेंस नहीं थी, सर्विलेंस नहीं थी। आप चेक तो करो कि किस लेवल पे आके इंटेलिजेंस और सर्विलेंस रुक गई, और उनका दोष उजागर करो कि ये, ताकि आगे प्रोसीजर बने कि एट एनी टाइम इफ सम पोस्ट इज रिपोर्टिंग दैट इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी प्रोसीजर था, सो देयर वाज अ वायलेशन ऑफ प्रोसीजर। तो जनरल वीपी मलिक ने भी, जो नीचे के जनरल्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इन सब फियास्को के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। किसी को ऊपर दोष नहीं है, दे आर ऑल फेरीज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दे ऑल आर एंजल्स, कि उनमें से किसी को भी कोई दोष नहीं दिया गया। उनको युद्ध सीरीज के मेडल्स भी मिल गए, और सैक उन्होंने किसको किया, ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह सर्विसेज वर टर्मिनेटेड, और कुछ एक हमारे जैसे जूनियर अफसर बाकी जो थे उनको प्रमोट नहीं किया, ड्यू नहीं दिया। दैट इज ऑल्सो अ पनिशमेंट एक्चुअली। ट्रू। जब आप मतलब पूरा डिजर्विंग होके भी आपको प्रमोशन ना मिले, मतलब आप देखिए ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह को, जो सबसे बढ़िया जिन्होंने काम किया, उनको भी पनिशमेंट मिला। हाँ, एंड एवरीबडी वाज प्रैक्टिकली, अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने काम किया, जिनको लगता था कि ये आउटस्पोकन है, तो इट इज समथिंग लाइक कि जो जैसे वो टाइटैनिक जहाज था ना, कि जो आइसबर्ग की सूचना दे रहा है आदमी, उसको ही ठोक दो, सारा ब्लेम उसी पे डाल दो। जो रेस्क्यू के टाइम भी काम कर रहा है कि जब अब चलो जहाज डूब भी रहा है तो भी मैं काम कर रहा हूँ, उस समय भी कर रहा है, और आप सारा ब्लेम डाल दो कि ये लोग जिम्मेवार हैं। जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो अपने पूरी फैमिली को लेके रेस्क्यू बोट से निकल जाए, एंड बिकॉज दे डोंट सिंक विद द शिप। सर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो आपके साथ हुआ। नहीं, मैं अनफॉर्चुनेट नहीं बोलता, प्लीज। गॉड हैज बीन वेरी काइंड ऑन मी, और शायद ये हमारा कम्युनिकेशन ना हो रहा होता अगर ये सारे सबूत ना होते। बट ये पोथी लेके आप घूम रहे हो, और ये पोथी जो है, ये उस चीज को है कि जो, बिकॉज देखिए, आई लव इंडियन आर्मी। मेरे लिए भारतीय सेना में 16.5 साल का था, आप सोच समझते हैं कितनी इंप्रेशनेबल एज होती है। तो मेरे लिए तो आर्मी इज, इंडियन आर्मी इज, आप कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, फ्यू ऑफिसर्स जिनकी गलती है, दैट विल फर्दर रिफाइन द आर्मी, because it is for the army itself that they have to do, not for me, not for anybody else, but for the army as a whole. तो हम अगर गलत इंसिडेंट, जैसे मान लीजिए मेरे केस को छोड़ दीजिए, आप ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह का एग्जांपल लीजिए, डोंट यू थिंक दैट इन योर आईज एज अ लेमैन, डोंट यू थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल अमोल अस्थाना शुड नॉट हैव मेड इट टू अ मेजर जनरल रैंक?
अभी मैं वेट कर रहा हूँ जो कैप्टन करियप्पा मेरे साथ का ऑफिसर है 5 पैरा का, आई एम वेटिंग, वो अभी ही इज अ ब्रिगेडियर नाउ, उसका बोर्ड होने वाला होगा, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वॉर हीरो लाइक हिम इफ दे डोंट मेक इट देन व्हाट प्रेसिडेंस यू आर सेटिंग फॉर द आर्मी। ऐसे लोगों को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ army officer is war, and he has gone into the enemy action in a war like this, and he doesn't make it to a general, then who else should actually? बॉटम लाइन यही है कि आपने पहले स्पॉट किया और आपको एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट मार्शल मिला। देखिए ये this is all, these are perils of life, ऐसा नहीं है जी। But anyway, as for me, I swear by Indian Army, and I always will till my last breath. Indian Army से बढ़िया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और on that note, एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं, वी कैन ओनली थैंक यू फॉर योर सर्विस। और नहीं, आप इतने, मुझे थैंक उनको करना चाहिए जी जो हमारे बलिदानी हैं, जिन्होंने अपने अंग गंवा दिए, जिन माताओं ने अपने बच्चे, जिन फैमिलीज ने बच्चे दिए हंसते हंसते, और जो अबव ऑल जो इन सब सिचुएशन में भी उन्होंने किया। लेकिन हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम इन सर्कमस्टेंसेस में दोबारा उनको कभी लैंड ना करने। यही उद्देश्य है इस संवाद का भी, ये जो मिस्टेक्स थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। बट एनीवे सर, आप ने इतने विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई, आपने अपना केस बताया, आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उनको भी सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सर, आप आए और आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।